हेलो एवरीवन। तो इस लेक्चर में मैंने न्यूक्लियस का थ्योरी एज वेल एज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ऑफ 2021, 2020 एंड 2019 डिस्कस किया है ना। अब ये लेक्चर प्रॉब्ली 2 आवर्स और 2.5 आवर्स लॉन्ग होगा और इसको बनाने में मतलब जितना भी लेंथ का लेक्चर आप देखते हो उसको बनाने में मान लो एटलीस्ट 5 to 6 टाइम्स लगता ही लगता है, ठीक है। तो बहुत मेहनत लगती है लेक्चर में। तो आप इस लेक्चर को देखने के बाद मतलब कमेंट में बताना कि ये लेक्चर में क्या चीज़ आपको अच्छी नहीं लगी, ठीक है ना। उसके हिसाब से नेक्स्ट लेक्चर में सुधार आ जाएगा, है ना। दूसरी बात है कि पीडीएफ जो होगा इस लेक्चर का मतलब जो क्वेश्चंस हैं उनके पीडीएफ आपको मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन में, जो लिंक दिया रहेगा, ठीक है ना। टेलीग्राम चैनल का लिंक मैं दे दूंगा और उस टेलीग्राम चैनल में ही पीडीएफ में डाल दूंगा, ओके। और लास्ट बात है कि आप यूट्यूब में फीचर होता है वीडियो स्पीड अप करने का या स्लो डाउन करने का, तो आप कर लेना अगर आपको कहीं भी आपको स्पीड अप करने की ज़रूरत पड़े या स्लो डाउन करने की ज़रूरत पड़े। और एक बात कि डिस्क्रिप्शन में मैं थ्योरी एज वेल एज क्वेश्चंस का टाइम स्टैम्प दे दूंगा, ठीक है ना। थ्योरी कब मतलब क्वेश्चन कब स्टार्ट हो रहा है, तो जिसको थ्योरी स्किप करना थ्योरी स्किप कर ले, डायरेक्टली क्वेश्चन में जंप कर लेंगे, है ना। और सबसे आखिरी बात, एक और बात, अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना है क्योंकि यूट्यूब का एल्गोरिदम फिर वीडियो को प्रमोट करेगा। शेयर भी करना है, ठीक है। चलो मिलते हैं। तो इसमें हम लोग न्यूक्लियस का रिवीजन करने वाले हैं। तो सबसे पहले सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है मैं पहले वो बता दूंगा। चैप्टर में जो टॉपिक वाइज चलते हैं ज़रूरी नहीं कि मैं इसको फॉलो करूं, जो मुझे सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट लगता है जेई मेन नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं पहले वो बताऊंगा और उसके बाद मैं बाकी टॉपिक्स में जाऊंगा, ठीक है। तो सबसे पहले जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक इस चैप्टर में वो है रेडियो एक्टिविटी। थिकनेस कम करना होगा, क्या है रेडियो एक्टिविटी, ठीक है। अब ध्यान देना कि मैं यहाँ पे चैप्टर पढ़ा नहीं रहा हूँ, मैं यहाँ पे थ्योरी का रिवीजन कर रहा हूँ, ठीक है। तो अगर आप एक बार भी चैप्टर पढ़े हो तो आपको समझ में आ जाएगा, एक बार भी नहीं पढ़े तभी आपके काम का नहीं है, ठीक है। अब रेडियो एक्टिविटी में क्या होता है, कोई अनस्टेबल न्यूक्लियाई लेस अनस्टेबल न्यूक्लिया में कन्वर्ट होता है या स्टेबल न्यूक्लिया में कन्वर्ट होता है, ठीक है। सपोज एक न्यूक्लियाई है ए, वो कन्वर्ट हो रहा है बी में, है ना। ए ज़्यादा अनस्टेबल होगा कंपेयर टू बी, ठीक है। बी स्टेबल भी हो सकता है, जो भी हो, ओके। अब ये स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होता है, अपने आप होता है। आप बाहर से हीट, टेम्परेचर, प्रेशर ये सब दे के किसी सैंपल को आप इसको एक्सेलरेट या इसका रेट ऑफ डीके को आप कंट्रोल नहीं कर सकते हो, ठीक है ना, आपके कंट्रोल में नहीं है, ओके। तो यहाँ पे क्या होता है, सपोज ए का मैं कोई सैंपल दिखा रहा हूँ आपको, है ना। तो सब यहाँ पे ए है, बहुत सारे ए है, ठीक है, ऐसे बहुत सारे होंगे। अब ये सैंपल को आप कुछ देर बाद देखोगे तो कोई कोई ए बी में कन्वर्ट हो चुका होगा। कौन सा कन्वर्ट हुआ होगा वो आप पहले से गेस नहीं कर सकते, लेकिन कितना फ्रैक्शन हुआ होगा वो हम लोग एक लॉ आएगा, लॉ ऑफ रेडियो एक्टिविटी के, उससे गेस कर सकते हैं, ठीक है। तो 448 448, हाँ, है ना। अब कुछ देर बाद और देखोगे तो और कोई कोई ए बी में कन्वर्ट हो चुका होगा। अल्टीमेटली सब ए को बी में कन्वर्ट हो ही जाएंगे, ठीक है, क्योंकि ये रिएक्शन मतलब ये इसमें आपको देख के लग रहा है कि ए ज़्यादा अनस्टेबल है कंपेयर टू बी, तो ए बी में कन्वर्ट होगा कभी ना कभी, कंप्लीटली पूरा का पूरा सैंपल बी में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है, ओके। अब यहाँ पे इसको हम लोग बोलते हैं अनडिकेड। ये जो है ए, ये अनडिकेड है, और ए अगर बी में कन्वर्ट हो चुका है तो इसको बोलेंगे डीके हो चुका है। तो इसके लिए जैसे ये वाली चीज़ इसमें कन्वर्ट हो गई, ठीक है, तो हम लोग बोलेंगे ए डीके हो चुका है बी में। वैसे ये वाला ए बी में डीके हो चुका है, ये ए अभी तक अनडिकेड है, ये ए भी अनडिकेड है, एंड सो ऑन, ये चारों ए भी अनडिकेड है, ठीक है, ओके। अब अगर आप किसी भी स्टेज में गिनती करोगे नंबर ऑफ अनडिकेड का, इसको अनडिकेड बोलेंगे, इसको डिकेड बोलेंगे, ठीक है ना। ये फर्दर डीके हो सकता है, उसकी बात नहीं कर रहे अभी हम लोग सिर्फ इसकी बात कर रहे। ए इस रिएक्शन के हिसाब से ए आपका अनडिकेड है और बी क्या है, डिकेड है, ठीक है। तो नंबर ऑफ अनडिकेड न्यूक्लियाई को बोलते हैं नंबर ऑफ एक्टिव न्यूक्लियाई। तो नंबर ऑफ एक्टिव न्यूक्लियाई, ये विजिबल हो रहा है ना, ये, हाँ, नंबर ऑफ एक्टिव न्यूक्लियाई, ठीक है। तो इसको हम लोग डिनोट करेंगे आपसे एन से, ठीक है ना। तो यहाँ पे नंबर ऑफ एक्टिव न्यूक्लियाई कितने हैं, 1 2 3 4 5 6। अनडिकेड को ही एक्टिव बोलते हैं, ठीक है ना, इसी को अनडिकेड ही बोलेंगे, इसी को एक्टिव बोलेंगे, ठीक है। ये तो डिके हो गया, इनएक्टिव बोलते हैं इसको, ठीक है, ओके। एज फार एज दिस रिएक्शन इज कंसर्न, इसका मतलब ये नहीं कि ये आपका स्टेबल है, ठीक है। बी सी में कन्वर्ट हो रहा होगा, हमें मतलब नहीं उससे अभी इस पर्टिकुलर चीज़ के लिए, ठीक है। नंबर ऑफ एक्टिव न्यूक्लियाई को एन से नोट कर दिए, ओके। तो कितने फ्रैक्शन डिके हुआ होगा या कुछ समय के बाद कितना नंबर ऑफ एक्टिव न्यूक्लियाई आपके पास रिमेनिंग है,
तो वो पता करने का एक तरीका होता है, उसको बोलते हैं लॉ ऑफ रेडियो एक्टिव डीके। तो लॉ ऑफ रेडियो एक्टिव डीके क्या बोलता है कि ये आपको दिख रहा है, हाँ, dn/dt इज माइनस लैम्डा टाइम्स n, जहाँ पे n का मतलब मैंने आपको बता दिया क्या है, नंबर ऑफ एक्टिव न्यूक्लियाई। ठीक है, ओके। अब इसको अगर आप इंटीग्रेट करके सॉल्व करोगे तो n इक्वल टू n0, जो कि इनिशियल नंबर होगा, ये आएगा, है ना। यहाँ पे लैम्डा एक कांस्टेंट होता है जिसको हम लोग बोलते हैं रेडियो एक्टिव कांस्टेंट। वो हर पर्टिकुलर डीके के लिए कांस्टेंट होता है। मतलब सपोज ए चेंज हो रहा है बी में, तो इस डीके के लिए लैम्डा की वैल्यू कुछ होगी, सपोज 0.5। बी डीके हो रहा है सी में, उस पर्टिकुलर डीके के लिए बी टू सी के लिए कुछ और होगी लैम्डा की वैल्यू, मान लो 0.75, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, वैसे करके फॉर ए गिवन ट्रांसफॉर्मेशन लैम्डा की वैल्यू फिक्स रहती है। ठीक है, ओके। तो इसको बोलते हैं नंबर ऑफ एक्टिव न्यूक्लियाई इनिशियली, है ना। तो इनिशियल नंबर ऑफ एक्टिव न्यूक्लियाई से नंबर ऑफ एक्टिव न्यूक्लियाई n हो जाएगा कितने टाइम पे, t टाइम में। ठीक है, ओके। तो अब एक इंपॉर्टेंट नंबर होता है जिसके टर्म से बात करना आसान होता है, जिसको बोलते हैं हम लोग हाफ लाइफ। हाफ लाइफ क्या बताता है आपको कि नंबर ऑफ एक्टिव न्यूक्लियाई को हाफ होने में कितना टाइम लगेगा। ठीक है, तो इनिशियली आपके पास सपोज 10 लाख एक्टिव न्यूक्लियाई थे, 10 लाख ए था, और वो कन्वर्ट हो गया 10 लाख ए जो है कुछ देर के बाद 5 लाख ए प्लस 5 लाख बी में बदल गया, है ना, क्योंकि 5 लाख ए कन्वर्ट हो गया 5 लाख बी में। ठीक है, तो हम लोग बोलेंगे नंबर ऑफ एक्टिव न्यूक्लियाई हाफ हो गया है, तो उसमें कितना टाइम लगेगा, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, टी हाफ बोलते हैं। तो आप आराम से इस इक्वेशन में एन की वैल्यू अगर नंबर ऑफ एक्टिव न्यूक्लियाई n0/2 कर दो तो आपको टी हाफ मिल जाएगा। ठीक है ना, तो टी हाफ की वैल्यू जो होती है अगर आप कैलकुलेट करोगे तो आपको मिलेगा ln2/λ। ln2 का वैल्यू 0.693, या क्वेश्चन में जो दिया रहेगा वो लिख लेना, कुछ नहीं दिया रहेगा तो आप यही यूज कर लेना। ठीक है, ओके। अब ये खास बात क्या है कि ये चीज इंडिपेंडेंट है नंबर ऑफ एक्टिव न्यूक्लियाई के। मतलब क्या है कि n0 से n0/2 होने में जितना टाइम लगेगा, ये फर्दर हाफ होने में उतना ही टाइम लगेगा, ये फिर से आधे के फैक्टर से चेंज होने में उतना ही टाइम लगेगा। समझ में आया? फॉर एग्जांपल 100 से 50 होने में जितना टाइम लगा, 50 से 25 होने में उतना ही टाइम लगा। एक क्वेश्चन में यहाँ पे देना चाहूंगा कि ये लॉ ऑफ रेडियो एक्टिव डीके जो होता है ये सब स्टैटिस्टिकल लॉ है। ठीक है, ये एक स्टैटिस्टिकल लॉ है। स्टैटिस्टिकल लॉ लार्ज नंबर ऑफ एंटिटीज के लिए वैलिड होता है। ठीक है ना, तो मैं 100-50 उस पर लगा नहीं सकता, लेकिन जस्ट मैं वो सब आसान नंबर से तो बोलना आसान रहेगा ना। 50 करोड़ 25 करोड़ बदल रहा, वो बोलने से अच्छा मैं बोलूंगा 100-50 में बदल रहा, वैसा कुछ। ठीक है, तो ध्यान देना, है ना। ओके, ये हो गया। अब एक और होता है मीन लाइफ, जिसको बोलते हैं, तो हाफ लाइफ है। हाफ लाइफ मतलब क्या है, कितने देर में नंबर ऑफ एक्टिव न्यूक्लियाई हाफ हो जाएगा। ठीक है, मीन लाइफ क्या है, कोई सैंपल है आपके पास, जैसे एक कोई, मतलब सुन के थोड़ा नेगेटिव एग्जांपल लेकिन याद रखने में आसान होगा। एक फैमिली है, उसमें 6 मेंबर है। ठीक है, तो ये 6 मेंबर है, सबका बर्थ से लेकर डेथ तक, मतलब कितना एज तक सब जिंदा रहे, उन सबका वैल्यू को पता है। ये सपोज 90 ईयर्स जिया, ये 30 ईयर्स जिया, ये जल्दी मर गया, जो भी है, ये 50 ईयर्स जिया, ये 37 ईयर्स जिया। ठीक है, ये 50 ईयर्स जिया। तो इन सब का एवरेज अगर आप ले लोगे तो उसको आप बोलोगे एवरेज लाइफ ऑफ दिस फैमिली। ठीक है, वैसे ही सेम चीज आप करना है किसी रेडियो एक्टिव सैंपल के लिए। ठीक है, तो उसको बोलते हैं मीन लाइफ या एवरेज लाइफ ऑफ द सैंपल, है ना। तो उसको डिनोट करते हैं हम लोग टॉ से, मीन लाइफ या एवरेज लाइफ, उसको डिनोट करते हैं टॉ से। ठीक है, और टॉ क्या होता है, 1/λ। अब कैलकुलेट कर सकते हो, जो यहाँ पे मैं फॉर्मूला दिया हूँ, इसको यूज करके, इसको या इसको यूज करके आप निकाल सकते हो। मैं नहीं दिखा रहा हूँ, बुक्स में दिया रहता है। ठीक है, ओके। अब एक और चीज है जिससे रिलेटेड है, उसको बोलते हैं रेट ऑफ डीके, डीके रेट और डीके रेट। ठीक है, रेट ऑफ डीके या डीके रेट वो होता है -dn/dt। माइनस साइन इसलिए क्योंकि dn/dt तो को पता है नेगेटिव होगा, क्योंकि n जो है नंबर ऑफ एक्टिव न्यूक्लियाई, तो टाइम के साथ घट रहा है, तो dn/dt नेगेटिव है, तो नेगेटिव नेगेटिव मिलके पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, डीके तो हो रहा है, किस रेट से डीके हो रहा है, पर सेकेंड या पर मिनट या पर आवर, कितने न्यूक्लियाई डीके हो रहे हैं, वो होता है रेट ऑफ डीके, है ना, जो भी यूनिट्स होगा क्वेश्चन के हिसाब से। ठीक है, अब इसको कैलकुलेट करोगे तो आपको ऑलरेडी पता है लैम्डा इंटू एन, और एन की वैल्यू एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, तो n0 e की पावर -λt है। ठीक है, ये हो गया, बस इतना इनफ है। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर में, क्योंकि अधिकतर क्वेश्चन इस टॉपिक से रिलेटेड होते हैं। ठीक है, तो एक बार मैं चेक कर लेता हूँ ये विजिबल हो रहा है ना यहाँ तक, हाँ ठीक है। अब चलो थोड़ा
मतलब इससे थोड़ा कम इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में आते हैं। कम इंपॉर्टेंट मतलब ये मत बोलना कि अभी आपके समय में उससे क्वेश्चन आ गया तो अलग बात है, ठीक है ना। मेरे पास तो जो इतने सालों से मैं क्वेश्चंस देख रहा हूँ उसके हिसाब से मैं बता रहा हूँ कि सबसे ज़्यादा क्वेश्चन इस टॉपिक से पूछे आते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि आगे के टॉपिक्स इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। मेरे सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो था वो मैंने पहले डिस्कस कर दिया। अब आगे बढ़ते हैं, मतलब इससे कम इंपॉर्टेंट जो टॉपिक है उस पर आते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट टॉपिक होता है बाइंडिंग एनर्जी वाला। ओके, इस रेडियो एक्टिविटी में मैं आपको एक दो चीज़ बता देता हूँ। ये तो मैंने खाली न्यूमेरिकल क्वेश्चन वाला बताया। बाकी जो डीके के 3 टाइप्स होते हैं, अल्फा डीके, बीटा डीके और गामा डीके, ठीक है। ओके, तो अल्फा डीके का एक एग्जांपल ले लेते हैं। तो यूरेनियम 238 और ये शायद टी से कुछ होता है, थोरियम होता है ना, 234 प्लस। तो अल्फा डीके का मतलब यही होता है कि हीलियम का न्यूक्लियस पेरेंट न्यूक्लियस से बाहर निकल रहा है, ठीक है। तो इसको बोलते हैं अल्फा डीके, है ना। ये 92, ये 90 एंड सो ऑन, है ना। एक एग्जांपल जो एनसीईआरटी में जो भी एग्जांपल होगा ये है एनसीईआरटी में, वो आप याद कर लेना, ठीक है। ये इससे रिलेटेड जितने भी एग्जांपल होंगे एनसीईआरटी में वो याद कर लेना। बीटा डीके 2 टाइप का होता है, एक बीटा माइनस होता है और एक बीटा प्लस होता है, ठीक है। बीटा माइनस डीके में क्या होता है, बीटा माइनस डीके में न्यूक्लियस के अंदर से इलेक्ट्रॉन बाहर निकलता है। वो बोलोगे सर न्यूक्लियस के अंदर से इलेक्ट्रॉन कैसे बाहर निकल रहा है, तो न्यूक्लियस के अंदर जो न्यूट्रॉन होता है वो कन्वर्ट हो जाता है एक प्रोटॉन और एक इलेक्ट्रॉन में, ठीक है। तो उसके कारण न्यूक्लियस के अंदर एक इलेक्ट्रॉन जन्म लेता है और वो फिर बाहर निकलता है, ठीक है। तो उसको बीटा माइनस बोलते हैं। और बीटा प्लस में तो इलेक्ट्रॉन के जैसा एक पार्टिकल, तो इसको बोलते हैं पॉजिट्रॉन। वो आइडेंटिकल इलेक्ट्रॉन के टर्म्स, इलेक्ट्रॉन के जैसा हर सेंस में, एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन का चार्ज माइनस ही होता है और पॉजिट्रॉन का चार्ज प्लस ही होता है, ठीक है। तो बीटा प्लस में प्लस मतलब पॉजिट्रॉन बाहर निकलता है, ठीक है। तो एक एग्जांपल में इन दोनों का एनसीईआरटी से, क्योंकि मुझे खुद याद नहीं रहता है, मैं अभी आपको एनसीईआरटी से कॉपी पेस्ट करके दिखा देता हूँ, ठीक है। हाँ, तो ओके, तो एक एग्जांपल ये है, इसको थोड़ा छोटा कर लो, यहाँ डाल दो, ठीक है। ये बीटा माइनस हो गया, है ना। देखो इलेक्ट्रॉन बाहर निकल रहा है, ठीक है। और बीटा प्लस का एक एग्जांपल ले लेता हूँ, फिर मैं समझा देता हूँ डिटेल में क्या होता है वो। ये बीटा प्लस का जो एनसीईआरटी में जो एग्जांपल्स दिए है इस चैप्टर में, जितने भी चैप्टर्स हो वो आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है। ओके, तो ये आपका हो गया बीटा माइनस वाला डीके और ये हो गया बीटा प्लस वाला डीके, ओके। गामा डीके में क्या होता है, अब अगर आप अल्फा और बीटा डीके में देखोगे तो कॉन्स्टिट्यूएंट चेंज हो गया है, मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन्स या नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, इन दोनों में से कोई ना एक चीज चेंज हुआ ही होगा, ठीक है। तो अल्फा डीके में दोनों चेंज हो जाता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स भी आप देखोगे तो 92 से घट के 90 हो गया, और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स भी आप देखोगे तो वो भी बाई 2 घट गया होगा, ठीक है ना। जितना भी यहाँ पे नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स होगा आप निकाल लो दिस माइनस दिस करके, और यहाँ निकालो दिस माइनस दिस करके, आपको दिखेगा कि पहले जितना था अभी उससे 2 कम हो गया, ठीक है। बीटा माइनस डीके में क्या होगा, आपका देखो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स जो है वो एक बढ़ रहा है, ठीक है, यानी नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स जो है वो एक घटा होगा, है ना। क्योंकि बीटा डीके में क्या होता है आपका, एक जैसे बीटा माइनस में मैंने क्या बोला था, एक न्यूट्रॉन प्रोटॉन में कन्वर्ट होता है, वैसे ही बीटा प्लस में क्या होता है, एक प्रोटॉन न्यूट्रॉन में कन्वर्ट होता है। न्यूक्लियस के अंदर एक प्रोटॉन न्यूट्रॉन में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो मतलब टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स तो वही रहने वाले हैं, क्योंकि न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का सम को नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स बोलते हैं। तो चाहे एक प्रोटॉन न्यूट्रॉन में कन्वर्ट हो जाए या एक न्यूट्रॉन प्रोटॉन में कन्वर्ट हो जाए, नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स सेम रहेगा। तो इसमें नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स चेंज नहीं हो रहा है, लेकिन आपका नंबर ऑफ, जैसे इस केस में बीटा माइनस में क्या हो रहा है, प्रोटॉन 15 से बढ़ के 16 हो गया, ठीक है। यानी न्यूट्रॉन जितना भी था पहले, यहाँ पे आप कैलकुलेट करोगे तो कितना आएगा, 17 न्यूट्रॉन्स आएगा, है ना। 32 माइनस 15, तो 17 न्यूट्रॉन से घट के यहाँ पे आप देखोगे तो 16 न्यूट्रॉन हो गया, ठीक है। ओके, यहाँ पे आप देखोगे तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स पिछले केस में एक बढ़ गया था, तो यहाँ पे घट जाएगा, है ना, क्योंकि यहाँ पे प्रोटॉन जो है वो न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन में, न्यूट्रॉन और पॉजिट्रॉन में कन्वर्ट होगा और पॉजिट्रॉन बाहर निकल जाएगा। पॉजिट्रॉन है, इसको पॉजिट्रॉन बोलते हैं, ठीक है। ओके, तो प्रॉब्ली ये दिख नहीं रहा है यहाँ पे आपको, मैं ये लिखा हूँ, ठीक है। ओके, चलो, तो ये पॉजिट्रॉन है, ओके, ये हो गया। अब इसका भी नाम एक रखा गया, इसको बोलते हैं हम लोग एंटी न्यूट्रिनो और इसको बोलते हैं न्यूट्रिनो, ठीक है, नाम याद रख लेना, ओके।
लास्ट में आया गामा डीके। अब अल्फा और बीटा डीके में नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स या नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कुछ तो चेंज हो रहा होगा। गामा डीके में ऐसा कुछ नहीं होता है, ना ही नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स चेंज होता है, ना ही नंबर ऑफ प्रोटॉन्स चेंज होता है, ठीक है ना। अब गामा डीके समझने का बेस्ट तरीका क्या है, सपोज आपके पास एक सूटकेस है, आप ट्रिप पे जा रहे हो, तो उस सूटकेस में कपड़ों को या चीज़ों को अरेंज करने का एक एफिशिएंट तरीका होगा, ठीक है ना। अगर आपके पास आप उस सूटकेस में इनएफिशिएंट तरीके से कपड़े या चीज़ों को अरेंज करोगे तो सूटकेस बहुत जल्दी भर जाएगा, है ना, आपके सभी काम की चीज़ें उसमें नहीं हट पाएगी, ठीक है। तो कोई भी ग्रुप ऑफ थिंग्स को अरेंज करने का एक तरीका होता है ना। तो वैसे ही समझ लो गामा डीके में नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स चेंज तो नहीं हो रहे, ठीक है। रेडियोएक्टिव डीके के पहले जितने थे बाद में भी उतने ही रहेंगे, खाली वो रीअरेंज हो गए हैं और अलग अलग रीअरेंजमेंट करेस्पॉन्ड्स टू डिफरेंट एनर्जीज। तो वो सबसे गामा डीके में क्या होगा, जैसे मैं एक एग्जांपल एनसीईआरटी से दिखाता हूं आपको। हाँ, ये वाला फोटो देख लेते हैं। ये फोटो ना होगा हमें, ठीक है। तो गामा डीके में क्या होगा, कितना बड़ा है ये फोटो। हाँ, तो अब वापस इस व्यू में चल जाते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो जैसे कोबाल्ट है, ठीक है। तो ये कोबाल्ट बीटा माइनस डीके अंडरगो हुआ, मतलब किया, और ये कन्वर्ट हो गया इसमें। तो कोबाल्ट इसमें कन्वर्ट हो गया Ni6028 इसमें कन्वर्ट हो गया, ठीक है ना। अब इसमें आप देखोगे तो 28 प्रोटॉन्स है और 28 60 माइनस 28 मतलब 32 न्यूट्रॉन्स है इसमें, है कि नहीं। इस चीज में इतने प्रोटॉन्स इतने न्यूट्रॉन्स है ना। अब इनका अरेंजमेंट उतना एफिशिएंट नहीं है, तो इसका एनर्जी ज्यादा है, तो ये कुछ एनर्जी ये लूज कर गया बाय एमिटिंग अ फोटोन। तो इतना एनर्जी का फोटोन एमिट करके ये न्यूक्लियस थोड़ा कम एनर्जी वाले स्टेट में आ गया। अभी ये और इसका अरेंजमेंट जो है अभी भी अच्छा है, एफिशिएंट नहीं है, ठीक है ना। मतलब ये और एनर्जी लूज कर सकता है, तो ये यहां से और एनर्जी लूज किया, इस स्टेट में आ गया। अभी अगर स्टेबल स्टेट है तो ये अपने जो मिनिमम पॉसिबल एनर्जी वाला स्टेट है वो अटेन कर चुका है, मतलब बेस्ट कॉन्फ़िगरेशन अटेन कर चुका है एनर्जी के टर्म्स में, ठीक है। तो इसको आप वैसे सोच सकते हो कि आप जैसे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना ऑर्बिटल्स में, उनका अरेंजमेंट करेस्पॉन्ड टू डिफरेंट एनर्जी लेवल्स, मतलब उसका अरेंजमेंट अलग अलग रखोगे तो एटम का एनर्जी अलग अलग रहेगा। वैसे यहाँ पे भी न्यूक्लियॉन्स भी कुछ कुछ एनर्जी स्टेट ऑक्युपाई करते हैं। तो भले कॉन्स्टिट्यूएंट्स वही है, यहाँ पे जो था यहाँ भी वही है, लेकिन यहाँ का एनर्जी ज्यादा है, यहाँ का एनर्जी कम है, ठीक है ना। तो कॉन्स्टिट्यूएंट्स में कोई चेंज नहीं आ रहा, मतलब नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, इन दोनों में कोई भी चेंज नहीं आ रहा, चेंज नहीं हो रहा। और मतलब ओ आर वाला और, ठीक है, इन दोनों में से कोई भी, ईदर ऑफ देम आर नॉट चेंजिंग, लेकिन ये एनर्जी इसका चेंज हो रहा है, ठीक है ना। तो इसमें फोटॉन से बाहर निकलते हैं, तो गामा डीके मतलब सिर्फ एमिशन ऑफ फोटॉन है, ठीक है। तो ये तीनों चीज हो गया। अब नेक्स्ट आते हैं हम लोग बाइंडिंग एनर्जी में। बाइंडिंग एनर्जी, एक मिनट इसको थोड़ा बड़ा कर लेते हैं, यहाँ तक क्यों मिल जाएगा मुझे, कहाँ तक लिखना है ना। तो बाइंडिंग एनर्जी, नेक्स्ट बाइंडिंग एनर्जी क्या होता है। ओके, तो किसी भी न्यूक्लियस को तोड़ने के लिए मिनिमम जितना एनर्जी देना पड़ेगा, ठीक है। तोड़ना मतलब यहाँ पे ये समझो न्यूक्लियस के जो भी कॉन्स्टिट्यूएंट्स है, न्यूक्लियस में क्या क्या होता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स। तो सपोज आपके पास जो न्यूक्लियस है उसके अंदर 5 प्रोटॉन है 5 न्यूट्रॉन है, ठीक है ना। तो ये जो 10 न्यूक्लियॉन्स है, इनको इन्फानाइट सेपरेशन करने के लिए, किसी भी दो के बीच का सेपरेशन इन्फानाइट करने के लिए जो मिनिमम एनर्जी देना पड़ेगा इस न्यूक्लियस को, उसको बोलते हैं हम लोग बाइंडिंग एनर्जी, ठीक है ना। अब इन्फानाइट सेपरेशन मतलब यही है कि इनके बीच में कोई फोर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा, इसलिए इन्फानाइट सेपरेशन बोल रहे, ठीक है। प्रैक्टिकली वो कुछ दूर ही करने पे हो जाता है ना, तो उसको बोलते हैं बाइंडिंग एनर्जी। तो मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू सेपरेट द कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ ए न्यूक्लियस टू अ लार्ज डिस्टेंस, ठीक है, उसको बोलते हैं बाइंडिंग एनर्जी, है ना। इसका एक और डेफिनेशन है, इसी को आप उल्टा करके सोचो। तो अगर आपके पास, तो मैं पहला जो आपको डेफिनेशन बताया उसके हिसाब से ये न्यूक्लियस है, इसको आप कितना मिनिमम एनर्जी दोगे, तो इसको बाइंडिंग एनर्जी EB दे देंगे तो ये सेपरेट हो गया, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूएंट्स अलग अलग हो गए, दूर दूर हो गए, है ना। यहाँ पे जितने भी थे यहाँ पे मैं ड्रॉ कर दिया, ठीक है, ओके। अब ये चीज
कोई आप देखोगे तो ये चीज अभी यहाँ पे क्या है, ये लोग इन्फाइनाइटली सेपरेटेड है, ठीक है, ये सब क्या है, इन्फाइनाइट सेपरेशन, किसी भी दो के बीच में सेपरेशन इन्फाइनाइट, मतलब किसी भी दो के बीच में भी फोर्स एग्जिस्ट नहीं कर रहा, ठीक है। अब ये लोग अगर पास आएंगे तो पास आएंगे और इतने पास आगे कि एक न्यूक्लियस बन गया तो कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होगा। जस्ट लाइक न्यूक्लियस को तोड़ने के लिए एनर्जी देना पड़ा था, तो वैसे ही जब न्यूक्लियॉन्स जुड़ेंगे तो एनर्जी रिलीज होगा, ठीक है ना। तो जब न्यूक्लियॉन्स जुड़ के एक न्यूक्लियस क्रिएट करते हैं तो जो एनर्जी रिलीज होता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग, बाइंडिंग एनर्जी, ठीक है। तो न्यूक्लियस को तोड़ने के टर्म्स में भी आप सोच सकते हो बाइंडिंग एनर्जी, और न्यूक्लियस जुड़ के न्यूक्लियस फॉर्म करेंगे तो उसके टर्म्स में बाइंडिंग एनर्जी को सोच सकते हो आप, ठीक है ना। अब बाइंडिंग एनर्जी जो है उससे रिलेटेड एक और टर्म है, उसको बोलते हैं बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन। पर न्यूक्लियन मतलब क्या, जैसे यहाँ पे मान लो मैं यहाँ पे 12 न्यूक्लियॉन्स है ना, टोटल यहाँ पे कितने न्यूक्लियॉन्स है, 12, ठीक है। तो इतना एनर्जी देना पड़ा इस 12 न्यूक्लियॉन्स वाला न्यूक्लियस को तोड़ने के लिए, ठीक है। अब अगर जो एनर्जी देना पड़ा उसको नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स से डिवाइड कर देंगे तो इसको बोलते हैं बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन, EBN, ठीक है। और EBN जो है वो स्टेबिलिटी का क्या बोलेंगे, स्टेबिलिटी का मेजर होता है एक सेंस में, है ना कि बाइंडिंग एनर्जी, ठीक है। अब ये सुनने के लिए आप ये समझ लो कि बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन जो आएगा वैल्यू, ठीक है। तो एक एग्जांपल लेके देखते हैं। तो सपोज आपके पास एक न्यूक्लियस है, इसमें 6 न्यूक्लियॉन्स है, ठीक है, और इसको 60 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट इतना एनर्जी देना पड़ा, है ना। हो सकता है ये प्रैक्टिकल लिखा नहीं हो, मैं कल एग्जांपल दे रहा हूँ, ठीक है। तो ये न्यूक्लियॉन्स में टूट गए, मतलब सेपरेट हो गए, ठीक है। तो यहाँ पे बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन कितना हो जाएगा, 60/6, यानी तो इस रिएक्शन के लिए बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन अगर आप लिखोगे तो इस रिएक्शन के लिए बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन 60/6 यानी 10, ठीक है। एक दूसरा केस कंसिडर करते हैं। सपोज आपके पास न्यूक्लियस में सिर्फ 4 न्यूक्लियॉन्स है ना, और इसको तोड़ने के लिए आपको देना पड़ा 48 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। अब इस केस के लिए बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन अगर आप देखोगे तो 48/4 यानी 12 होगा, ठीक है। तो यहां पे आपको 60 देना पड़ा इस न्यूक्लियस को तोड़ने के लिए, यहां पे 48 देना पड़ा इस न्यूक्लियस को, इतना एनर्जी देना पड़ा इस न्यूक्लियस को तोड़ने के लिए, ठीक है। तो आपको लग सकता है अगर आप थोड़ा ढंग से नहीं सोचोगे तो ये न्यूक्लियस ज्यादा स्टेबल है क्योंकि इसको तोड़ने के लिए ज्यादा मेहनत या ज्यादा एनर्जी देना पड़ रहा है, ठीक है। लेकिन आप इसको अगर बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन के टर्म से सोचो तो आपको क्या बोलना पड़ेगा कि यहां पे इस न्यूक्लियस से एक न्यूक्लियन को बाहर निकालने के लिए आपको 12 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट इतना एनर्जी देना पड़ रहा है, लेकिन यहां से एक को बाहर निकालने के लिए सिर्फ 10 देना पड़ रहा है, ठीक है। तो पर न्यूक्लियन ज्यादा मेहनत जहां पे लगता है उसको हम लोग बोलते हैं ज्यादा स्टेबल, क्योंकि अगर एक भी आप बाहर निकाल दिए तो जो न्यूक्लियस के स्टेबिलिटी का बात कर रहे थे वो तो खत्म हो गया ना। अगर एक भी बाहर आ गया तो स्टेबल नहीं है, मतलब वो अब तो चेंज हो गया ना। अगर एक भी न्यूक्लियन बाहर आ गया किसी न्यूक्लियस से तो उस न्यूक्लियस का अस्तित्व ही नहीं रहा ना, तो डिफरेंट न्यूक्लियस में कन्वर्ट हो गया। समझ में आ रही बात, ठीक है ना। तो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन इज ए मेजर ऑफ स्टेबिलिटी, ना कि बाइंडिंग एनर्जी, ओके। अब एक्सपेरिमेंट्स करके बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन वर्सेस मास नंबर का ग्राफ बनाया गया, ठीक है। तो ग्राफ में एनसीईआरटी से आपको कॉपी पेस्ट करके दिखाऊं, मतलब 3 बार ऊपर नीचे होगा फिर ऑलमोस्ट स्टेबल हो जाएगा। किधर है, स्टार्टिंग में रहता है ना ये चीज़ एनसीईआरटी में, तो हाँ मतलब सभी बुक में स्टार्टिंग में ही रहता है। ओके, तो ये ग्राफ ले लो, ये ओके, तो आई होप ये विजिबल होगा, है ना। थोड़ा ऊपर कर लेते हैं, चेक कर लेता हूँ यहाँ पे। ठीक है, तो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन वर्सेस मास नंबर का एक्सपेरिमेंटली, ठीक है, एक्सपेरिमेंटली ये प्लॉट बनाया गया है ना। तो इस प्लॉट को देख के आपको खाली ये याद रखना है कि 30 से लेके 170 के बीच में मास नंबर 30 से लेके 170 के बीच में बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन ऑलमोस्ट कांस्टेंट, ठीक है। 30 यहाँ कहीं है ना, ये कितना है 50 75, हाँ 30 यहाँ कहीं होगा। तो 30 से लेके 170, ये 175 170 यहाँ के बीच में बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन का देखो आप ग्राफ का हाइट देखो ऑलमोस्ट कांस्टेंट है, ठीक है। और इससे उस तरफ वालों के लिए भी कम है और इस तरफ वालों के लिए भी कम है बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन, है ना। मतलब सबसे ज्यादा
इस रेंज के लिए ही है, ठीक है। इसमें भी है वेरिएशन हो रहा है लेकिन उतना नहीं हो रहा है, ठीक है। तो हम लोग बोलते हैं लार्ज न्यूक्लियाई जो होते हैं वो अनस्टेबल होते हैं, वैसे ही स्मॉल न्यूक्लियाई भी अनस्टेबल होते हैं, ठीक है, क्योंकि बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन जिसका ज्यादा रहेगा वो स्टेबल है, अभी ऊपर हम लोग देखे थे, है ना। तो ये सबसे ज्यादा, इसको हम लोग स्टेबल रीजन बोलते हैं, ये वाला, ठीक है, 30 से लेके 170 वाला, है ना। और 170 से ज्यादा वाले को भी अनस्टेबल और 30 से कम वाले को भी अनस्टेबल, ठीक है ना। अब ये ज्यादा मास वाला जो न्यूक्लियाई है वो बहुत बड़ा है इसलिए अनस्टेबल है, ठीक है। तो वो अगर दो मीडियम साइज के न्यूक्लियाई में टूट जाए तब वो स्टेबल हो जाएगा, तो उस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं फिशन। तो एक बड़ा न्यूक्लियाई दो छोटे न्यूक्लियाई में टूटे उसको क्या बोलते हैं, मिडिल साइज ऑफ न्यूक्लियाई में टूटे तो उसको क्या बोलते हैं, फिशन। एक एग्जांपल दे देता हूं मैं, जो एनसीईआरटी में वही एग्जांपल देते हैं ताकि वो आपको याद भी रखना है, ठीक है, फिशन। तो फिशन का बहुत सारे एग्जांपल है एनसीईआरटी में, तो मैं इसी तरह कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ इतना एरिया। तो ये फिशन का एग्जांपल हो गया, है ना, ठीक है। ये जो टेक्स्ट बीच में आ गया उसको इग्नोर करो। तो जैसे यूरेनियम है उसमें एक न्यूट्रॉन एब्जॉर्ब करके वो इसमें कन्वर्ट हुआ और ये फिर टूट गया दो मिडिल साइज वाले मॉडरेट साइज वाले न्यूक्लिया में, ठीक है। देखो इसका मास इतना था, इन दोनों का कंपेरेबल है ना, ठीक है। दोनों का ये नहीं कि 10 से कम हो गया है ना, बीच वाले रीजन में 30 से 170 वाले रीजन में ही दोनों लाई करेंगे, ठीक है। ओके, वैसे एक और एग्जांपल भी है, फिर से ये चीज टूट रहा है 133 और 99, फिर से मिड रेंज में, ठीक है। 236 बहुत ज्यादा है स्टेबिलिटी के लिए, वैसे यहाँ पे ये 140 और 94, है ना। तो और भी जो एग्जाम्पल होंगे एनसीईआरटी में वो याद कर लेना, इससे ज्यादा एक दो ही होंगे मैक्सिमम, और नहीं होंगे, ठीक है। तो और अब छोटे वाले न्यूक्लियाई जो है छोटे छोटे वो लोग भी अनस्टेबल है इस ग्राफ के हिसाब से, तो वो दो छोटे छोटे मिलके एक मीडियम साइज के न्यूक्लियस में कन्वर्ट हो जाएंगे, क्योंकि दो छोटे लोग जुड़ के मीडियम में बदल सकते हैं, वैसे बड़ा न्यूक्लियस टूट के दो मीडियम में बदल सकते हैं, ठीक है ना। तो दो छोटे लोग जुड़ जुड़ के मीडियम में आ सकते हैं, तो उसको बोलते हैं हम लोग फ्यूजन। तो ये लोग क्या करते हैं, फ्यूजन करते हैं, ठीक है। उसका एक एग्जांपल ले लेते हैं। बोर्ड के हिसाब से इंपॉर्टेंट है, जो मैं भी जल्दी जल्दी बता रहा हूँ ना, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, न्यूक्लियर रिएक्टर वो सब, लेकिन जेई के हिसाब से उतना क्वेश्चंस नहीं आया अभी तक। तो हाँ, मैं एक एग्जांपल यहाँ से ले लेता हूँ। तो ये तो आपको मिसलीड करेगा, थोड़ा वैसा वाला लेते हैं। जैसे ये एक एग्जांपल है, ठीक है। तो ये एक फ्यूजन का एग्जांपल हो गया, है ना। तो ये ऊपर वाला फिशन का था, ये नीचे वाला फ्यूजन का है, फ्यूजन और ये सब फिशन का था, ठीक है। ओके, तो ये हो गया। अब क्या बताना है इससे ज्यादा, क्यू वैल्यू बता देते हैं और बाइंडिंग एनर्जी सेट क्वेश्चंस, हाँ ठीक है। तो ओके, सपोज आपके पास कोई भी रिएक्शन है, ए प्लस बी गिव्स सी प्लस डी प्लस ई, ठीक है, इस टाइप का रिएक्शन है। तो क्यू वैल्यू को कैसे डिफाइन किया गया है, तो मास एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट्स माइनस मास एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट्स को हम लोग बोलते हैं क्यू वैल्यू ऑफ रिएक्शन, ठीक है ना। तो मास एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट्स, ठीक है, तो एम सी स्क्वायर कर दो, उसी को मास एनर्जी बोलते हैं, है ना, माइनस मास एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट। ये विजिबिलिटी में प्रॉब्लम होगा, हाँ ठीक है, इतना तक तो दिख ही जाएगा। दिस इंटू सी स्क्वायर, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, ये होगी आपका क्यू वैल्यू। किसी भी रिएक्शन के लिए ऐसे क्यू वैल्यू आप निकाल लो, ठीक है, अल्फा डी के लिए भी निकाल सकते हो, किसी भी रिएक्शन के लिए ऐसे निकाल लो, है ना। ओके, अब इसी चीज को आप क्यू वैल्यू के टर्म्स में सोच सकते हो, क्यू वैल्यू एक्चुअली में क्या है, ठीक है ना। तो अगर आपको पता ही है कि जैसे मास एनर्जी इक्विवेलेंस आपको क्या बोलता है, आइंस्टीन का जो वो थ्योरी था रिलेटिविटी, उससे हम लोग क्या समझते हैं कि कोई भी ऑब्जेक्ट, जैसे पेन है, पेन का मास मान लो 50 ग्राम है, ठीक है। तो ये 50 ग्राम का पेन भले रेस्ट पे है तब भी इसके पास एक एनर्जी है, ग्रेविटेशनल काइनेटिक वो सब की बात नहीं कर, रेस्ट पे तो काइनेटिक एनर्जी तो नहीं है, और इसका अर्थ से कुछ अर्थ से अबव है तो पोटेंशियल एनर्जी उसकी बात नहीं कर रहा हूँ, ठीक है ना।
एक एनर्जी है इसके पास, इसके पास मास है, इसके कारण इसके पास एनर्जी है। आप इसको चाहे अर्थ सरफेस पे रख दो, कहीं भी रख दो, जहाँ पे भी जीरो ऑफ ग्रेविटेशनल पोटेंशियल है वहां भी रख दो, तब भी इसके पास एनर्जी है, क्योंकि इसके पास मास है। ठीक है ना। तो हर एक चीज जिसके पास मास है उसके कारण ही उसके पास एक एनर्जी होता है, उसको मास एनर्जी बोलते हैं। ठीक है। और वो एनर्जी का वैल्यू निकालने के लिए मास इंटू सी स्क्वायर ये कर दिया करो। ओके ओके। तो इसलिए इसका मास एनर्जी एम ए मास ऑफ ए इंटू सी स्क्वायर, वैसे बी के लिए एम बी इंटू सी स्क्वायर, वैसे करके इसके लिए एम सी इंटू सी स्क्वायर, एम डी इंटू सी स्क्वायर, एम ई इंटू सी स्क्वायर। सी स्पीड ऑफ लाइट है। और फिर इसका मास एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट्स माइनस मास एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट्स करेंगे तो ये आ जाएगा, इसको बोलेंगे क्यू वैल्यू। ठीक है ना। और एनर्जी रिलीज्ड, क्यू वैल्यू और एनर्जी रिलीज्ड। ठीक है। अब सपोज अब किसी क्वेश्चन में आप इसको कैलकुलेट किए और नेगेटिव आ गया, तो वहां पे एनर्जी रिलीज नहीं हुआ होगा, वहां पे एब्जॉर्ब हुआ होगा। वही तो मतलब होना चाहिए ना। ठीक है ना। अगर मैं बोलूं कि मेरा प्रॉफिट, मेरे धंधे में मुझे प्रॉफिट 5 लाख का हुआ तो एक्चुअली प्रॉफिट हुआ है, और मैं उसको ऐसे ही बोल सकता हूँ मेरे धंधे में मुझे प्रॉफिट माइनस 5 लाख का हुआ है। आप सुन के आप अजीब लगेगा, क्योंकि डे टू डे लाइफ में हम लोग ऐसे नहीं बोलते, सीधा नुकसान बोल देते हैं, नुकसान 5 लाख का हुआ है। लेकिन आप बोल दो प्रॉफिट माइनस 5 लाख का हुआ है, मतलब नुकसान 5 लाख का हुआ है। ठीक है। ओके। तो क्यू वैल्यू और एनर्जी रिलीज। किसी किसी क्वेश्चन में मास नहीं दिया रहता है, बाइंडिंग एनर्जी दिया रहता है। ठीक है ना। तो वहां पे आप क्या करोगे, तो वहां पे एनर्जी रिलीज निकालने के लिए, अगर बाइंडिंग एनर्जी के फॉर्म में क्वेश्चन में डेटा दिया गया है तो आप क्या करना, टोटल बाइंडिंग एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट्स माइनस टोटल बाइंडिंग एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट्स, ये कर लेना एनर्जी रिलीज के लिए। ठीक है। ओके। तो आई थिंक ये इनफ है। और अब दो तीन छोटी छोटी चीज़ें वो बता देते। तो स्टार्टिंग वैसे ही करते हैं यूजुअली, जब चैप्टर में पढ़ाता हूँ, तो अभी जो मैं पढ़ा रहा हूँ सबसे पहले वो पढ़ाता हूँ। तो ये बेसिक है। तो एक केमिकल सिंबल एलिमेंट का, यहाँ पे इसका एटॉमिक नंबर लिखा जाएगा, यहाँ पे मास नंबर लिखा जाएगा। एटॉमिक नंबर को ऐसे नोट करते हैं, मास नंबर को, सॉरी मिट जा भैया, इतना टाइम क्यों ले रहा है। ओके। तो ज़्यादा ही मिट गया है। ठीक है। तो और जो चीज़ है वो ये है, ये कोई एलिमेंट है ना, किसी न्यूक्लियस का सिंबल है मान लो, और यहाँ पे उसका एटॉमिक नंबर, यहाँ पे उसका मास नंबर। ठीक है। मास नंबर में एटॉमिक नंबर प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स दोनों होते हैं। ठीक है। फॉर एग्जांपल सोडियम, ये तो इसका नंबर ऑफ प्रोटॉन्स 11 हो गया, नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स या मास नंबर 23 हो गया। तो 23 इज नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स हो जाएगा 12। ठीक है। ओके। अब दो न्यूक्लियाई का अगर सेम जेड की वैल्यू है तो उनको सेम एक्स असाइन होता है। समझ में आ रही बात। जैसे ये है सोडियम, ठीक है, तो दुनिया का जब भी यहाँ 11 लिखा रहेगा तो इसको सोडियम ही लिखोगे, और कुछ नहीं लिख सकते, चाहे यहाँ कोई भी नंबर हो। कभी कभी 23 हो सकता है, किसी किसी के लिए 24 हो सकता है, मतलब मेरे को नहीं पता 24 पॉसिबल है कि नहीं, मैं जस्ट एग्जाम्पल दे रहा हूँ, है ना। तो पेपर में तो मैं बोल ही सकता हूँ। ठीक है। ये 23 है 24 है, लेकिन दोनों को सोडियम ही बोलेंगे, क्योंकि ये चीज डिपेंड करता है इस पे। मतलब डेफिनेशन सोडियम का यही है कि जिसके न्यूक्लियस में 11 प्रोटॉन्स है उसको हम लोग सोडियम बोलते हैं। ठीक है। वैसे जिसके न्यूक्लियस में 12 प्रोटॉन्स है उसको मैग्नीशियम बोलते हैं, जिसके न्यूक्लियस में 6 प्रोटॉन्स है उसको कार्बन बोलते हैं, सो ऑन। ठीक है। ओके। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स अगर सेम है दो चीजों के लिए, लेकिन नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स डिफरेंट है, तो उसको बोलते हैं हम लोग आइसोटोप्स। ठीक है। वैसे और दो रिलेटेड टर्म्स है, एक को बोलते हैं आइसोटोन्स, मतलब सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स को बोलते हैं आइसोटोन्स, है ना। एक आइसोटोप हो गया, आइसोटोन हो गया, और क्या होता है, एक आइसोबार होता है ना। आइसोबार होता है शायद सेम नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स, है ना। ये बार चेक कर लेता हूँ मैं, मुझे याद नहीं, मैं गलत ना बोल दूँ। उसका जरूरत नहीं पड़ता यूजुअली आइसोटोन और उसका, इसलिए, लेकिन एससी वर्गों में दिया हुआ है। ठीक है। तो इसलिए मैं बता रहा हूँ ये। ओके। तो यहाँ पे है आइसोटोन, आइसोबार है सेम मास नंबर। हाँ मैं सही था, आइसोबार मतलब सेम मास नंबर, मतलब सेम ए। ठीक है। सेम ए को बोलते हैं हम लोग आइसोबार, है ना। तो और कुछ बचा इस चैप्टर में, एक बार मैं देख लेता हूँ बुक में कुछ है जो छूट गया हो। न्यूक्लियस, न्यूक्लियस, हाँ न्यूक्लियस यहाँ है। हाँ ये न्यूक्लियर का रेडियस ये बता हुआ है। हाँ तो रेडियस ऑफ ए न्यूक्लियस इज
आर नॉट जो कि कांस्टेंट है इंटू मास नंबर की पावर 1/3 और आर नॉट की वैल्यू होती है 1.2 10 की पावर -15 मीटर। ओके, फेम्टोमीटर होता है ना। ओके, और हाँ इससे एक चीज़ और याद आया मुझे, कुछ टेंशन मतलब कुछ छूटेगा नहीं, पहले जो मुझको सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट लगा मैं बता दिया हूँ और फिर बुक देख के मैं बता दूंगा अगर कुछ छूट गया हो तो, ठीक है। हाँ इसी को मैं लिख रहा था तो मुझे याद है न्यूक्लियर फोर्सेस का कुछ कुछ प्रॉपर्टी। अब न्यूक्लियॉन्स के बीच में जो फोर्स होता है, न्यूक्लियस के अंदर जो न्यूक्लियॉन्स है उनके बीच में जो फोर्स होता है उसको क्या बोलते हैं, न्यूक्लियर फोर्स, ठीक है। मतलब ये टोटल फोर्स नहीं है, उनके बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स भी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स भी है। तो उनके मास के कारण जो उनके बीच में फोर्स है दो न्यूक्लियॉन्स के बीच में, वो ग्रेविटेशनल फोर्स है। उनके चार्ज के कारण उनके बीच में जो फोर्स है उसको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स बोलेंगे, और उनके इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बोलेंगे, और इसके अलावा जो फोर्स होगा उनके बीच में उसको बोलते हैं न्यूक्लियर फोर्स, ठीक है ना। तो न्यूक्लियर फोर्स का कुछ कुछ प्रॉपर्टी होता है। तो ये होता है कि न्यूक्लियर फोर्स चार्ज पे डिपेंडेंट नहीं है, मतलब दो प्रोटॉन्स के बीच का न्यूक्लियर फोर्स उतना ही होगा, दो न्यूट्रॉन्स के बीच का अगर सेम डिस्टेंस सेपरेटेड है उतना ही होगा, और दो एक प्रोटॉन और एक न्यूट्रॉन के बीच का भी न्यूक्लियर फोर्स उतना ही होगा। तीनों केस में सेम न्यूक्लियर फोर्स, ठीक है, क्योंकि न्यूक्लियर फोर्स इज इंडिपेंडेंट ऑफ चार्ज, ठीक है। दूसरी बात है न्यूक्लियर फोर्स शॉर्ट रेंज फोर्स होता है ना। शॉर्ट रेंज मतलब क्या कि अगर डिस्टेंस उनके बीच में बहुत कम है दो न्यूक्लियॉन्स के बीच में तभी न्यूक्लियर फोर्स काम करता है, मतलब वो उसका वैल्यू होगा सिग्निफिकेंट रहेगा, अदरवाइज वो जीरो हो जाता है, तुरंत जीरो हो जाता है, ठीक है। मतलब कुछ फ्यू फेम्टोमीटर्स, 5-6 फेम्टोमीटर से ज़्यादा हो जाता है तो मान लो न्यूक्लियर फोर्स जीरो हो गया ना। एग्जैक्ट नंबर किसी बुक में दिया नहीं, मैं एग्जाम्पल बोल रहा हूँ, ठीक है। फ्यू फेम्टोमीटर से अगर ज़्यादा हो जाए दो न्यूक्लियॉन्स के बीच का डिस्टेंस तो वो आप मान लो जीरो फोर्स हो गया, ठीक है। ठीक है ना। अब लेकिन जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है वो तो लॉन्ग रेंज होता है, वो चाहे डिस्टेंस दो प्रोटॉन्स के बीच में ज़्यादा भी कर दो तब भी उनके बीच में फोर्स रहेगा। मतलब इन्हीं के बेसिस पे आप बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लॉन वाला ग्राफ को थोड़ा एक्सप्लेन कर सकते हो, ठीक है। मैं ट्राई करता हूँ। कितना टाइम हो गया इस लेक्चर को? ओके, अब 5 मिनट में इसको रैप अप करते हैं थ्योरी वाले पार्ट को, ठीक है। तो जैसे कोई छोटा न्यूक्लियस है, तो छोटा न्यूक्लियस में क्या है, दूर दूर वाले जो प्रोटॉन्स होंगे उनके बीच में अट्रैक्टिव न्यूक्लियर फोर्स तो है ही और रिपल्सिव इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी है, ठीक है। पास वालों के लिए तो दोनों रहेगा, ठीक है। अब लेकिन जब पास में है, दो प्रोटॉन्स पास में है, तो उनका बीच में जो रिपल्शन है ड्यू टू इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, पॉजिटिव पॉजिटिव को रिपेल कर रहा है, लेकिन जो न्यूक्लियर फोर्स होता है अट्रैक्टिव फोर्स वो बहुत ज्यादा होता है, ठीक है। तो वहां पे तो आप भूल जाओ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को, वो 100 टाइम्स ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड टाइम्स ज्यादा होता है, ठीक है। 2-3 ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड ज्यादा रहेगा, है ना। अब लेकिन ये जो प्रोटॉन्स है ये तो दूर है थोड़े, ठीक है ना। अब लेकिन ये न्यूक्लियस ही छोटा है तो ये दूरी भी उतना ज्यादा नहीं है, मतलब इस दूरी पे भी इनके बीच में अट्रैक्टिव न्यूक्लियर फोर्स लग रहा है, ठीक है ना। तो यहाँ पे छोटा न्यूक्लियस जो है ये टाइटली बाउंड है एक सेंस में, ऐसा समझ लो, है ना। अब जो न्यूक्लियस को अगर बड़ा कर दे, बड़े न्यूक्लियस में क्या हो जाएगा, जो दूर वाले प्रोटॉन्स होंगे उनके बीच में जीरो न्यूक्लियर फोर्स है, क्योंकि इनका डिस्टेंस इतना ज्यादा हो गया है, सपोज फ्यू फेम्टोमीटर से ज्यादा है ना। तो इनके बीच का न्यूक्लियर फोर्स, अट्रैक्टिव फोर्स तो जीरो है, लेकिन इनके बीच में अभी भी रिपल्सिव इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स तो लगी रहा है। अब ऐसे पेयर्स ज्यादा होते हैं, मतलब रिपल्शन वाले पेयर्स ज्यादा होते हैं इन लार्ज न्यूक्लियस, ठीक है। इसलिए लार्ज न्यूक्लियस अनस्टेबल होता है ना। यह एक पॉइंट के बाद, जो हम लोग देखे थे 30 के बाद, मास नंबर 30 से जैसे ज्यादा होता है उसके बाद बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन ऑलमोस्ट कांस्टेंट हो जाता है, ठीक है। थोड़ा वेरिएशन होता है लेकिन ऑलमोस्ट कांस्टेंट हो जाता है, ठीक है ना। वो आप यहीं पे समझ सकते हो, मतलब उसी से आप इन्फर कर सकते हो कि न्यूक्लियर फोर्स होता है शॉर्ट रेंज होता है, ठीक है। तो अब एक बार फिर से बुक देख लेते हैं, कुछ बचा है। न्यूक्लियर फोर्स का प्रॉपर्टी बता दिया, बाइंडिंग एनर्जी बता दिया, ओके। हाँ अब एक चीज है जो मैं मास डिफेक्ट बताया था, चलो। तो मास डिफेक्ट क्या होता है, तो मास ऑफ रिएक्टेंट्स माइनस मास ऑफ प्रोडक्ट, एक सेंस में यही समझ लो मास डिफेक्ट बोलते हैं इसको, ठीक है। ओके, तो अगर आपके पास सपोज 11 प्रोटॉन और 12 न्यूट्रॉन्स मिलके सोडियम दे रहा है, ठीक है। तो रिएक्टेंट्स में इनका मास लेंगे, है ना। तो रिएक्टेंट्स का मास ऑफ रिएक्टेंट्स क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखो, मास ऑफ 11 प्रोटॉन्स, तो 11 इंटू मास ऑफ 1 प्रोटॉन, है ना, उसकी डेटा दिया रहेगा, और 12 इंटू मास ऑफ 1 न्यूट्रॉन, ये हो गया मास ऑफ रिएक्टेंट। और मास ऑफ प्रोडक्ट, मास ऑफ प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, मास ऑफ दिस सोडियम न्यूक्लियस, ठीक है। ये डेटा भी क्वेश्चन में दिया रहेगा, तो इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे, दिस माइनस दिस करेंगे तो आपको मास डिफेक्ट मिल जाएगा, ठीक है।
ओके, अब कुछ बचा है? मुझे लगता है सब हो गया। ऑफ कोर्स हर एक चीज कवर नहीं, लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजें हम लोग कवर कर लिया, ठीक है ना। रेडियो एक्टिव डीके लॉ हो गया, जल्दी जल्दी नीचे जाओ। हाफ लाइफ हो गया, मिड लाइफ हो गया, प्रॉपर्टीज एंड यूजेस ऑफ, वो तो आपको रटना होगा। गामा रे का प्रॉपर्टी क्या है, बीटा का प्रॉपर्टी क्या है। हाँ, तो आई गेस हो चुका है। एनर्जी फ्रॉम न्यूक्लियस, न्यूक्लियर फिशन विशन, हाँ ठीक है। ओके चलो, द हाफ लाइफ ऑफ ये जो भी AU है, गोल्ड होता है शायद, 198 इज 2.7 डेज। द एक्टिविटी ऑफ 1.5 मिलीग्राम ऑफ दिस इफ इट्स एटॉमिक वेट इज इतना। तो आपसे एक्टिविटी पूछा गया, ठीक है। एक्टिविटी मतलब क्या, रेट ऑफ डीके, है ना। तो यहाँ पे एक्टिविटी पूछा है, मतलब रेट ऑफ डीके, ठीक है। अब इसको थोड़ा थिक कर लेते हैं। ओके, अब रेट ऑफ डीके क्या होता है? रेट ऑफ डीके होता है आपका लैम्डा इंटू एन, ठीक है। ओके, तो हाफ लाइफ है, एक्टिविटी ऑफ दिस, ठीक है। तो लैम्डा इंटू एन निकालना है हमें। लैम्डा का वैल्यू हाफ लाइफ से पता कर लेंगे और एन की वैल्यू मोल कॉन्सेप्ट यूज के पता कर लेंगे, ठीक है ना। तो ये रेट ऑफ डीके कोई एक्टिविटी बोलते हैं, तो एक्टिविटी इज इक्वल टू रेट ऑफ डीके, दैट इज लैम्डा इंटू एन। अब लैम्डा की वैल्यू हम लोग निकाल सकते हैं क्योंकि हमें टी हाफ पता है, ठीक है। तो लैम्डा हो जाएगा आपका 0.693 डिवाइडेड बाई टी हाफ, ये डेज में याद रखना, ठीक है। तो टी हाफ होता है 0.693 डिवाइडेड बाई लैम्डा, तो लैम्डा हो जाएगा 0.693 डिवाइडेड बाई टी हाफ, और नंबर ऑफ एक्टिव न्यूक्लियाई, ठीक है। तो आपको बोल दिया गया है कि एक्टिव न्यूक्लिया मतलब जितने ये प्रेजेंट होंगे, इसके कितने न्यूक्लिया प्रेजेंट होंगे, है ना, गोल्ड के, है ना, AU के, ठीक है। तो ये कितना मास कितना है इसका, 1.5 मिलीग्राम, जो सैंपल है उसका मास है इतना, ठीक है। अब जो मास होता है किसी ऑब्जेक्ट का, वो उसमें जो उसमें इलेक्ट्रॉन्स है उसका मास तो नेग्लिजिबल होता है, ठीक है। तो हम लोग ये मास मान लेते हैं, मास ऑफ आपका मतलब न्यूक्लियस के मासेस के सम की बराबर है, ठीक है ना। तो एक न्यूक्लियस का मास आपको पता है, तो उससे आप इससे निकाल सकते हो कितने टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियस होंगे, ये न्यूक्लियाई होंगे, ठीक है ना। तो सब सिंपली मोल कॉन्सेप्ट यूज करेंगे। तो आपको बोल दिया एटॉमिक वेट है इतना, ठीक है, यानी एक मोल ऑफ सब्सटेंस का इतना है। तो आपको पता है यहाँ से कि 198 ग्राम का मतलब एक मोल, ठीक है, इसके हिसाब से। तो 1.5 मिलीग्राम, मिली मतलब इतना ग्राम, ये कितने मोल्स के बराबर होगा। तो सिंपली मोल कॉन्सेप्ट यूनिटरी मेथड यूज किए हम लोग, इतना मोल, ठीक है। और जो मैंने ज्ञान दिया अभी, वो ज्ञान आपको जैसे एटॉमिक वेट में बोलोगे सर इलेक्ट्रॉन्स का ही मास आ गया, वही मैं बोलना चाहता हूँ। आप इलेक्ट्रॉन का मास को नेग्लेक्ट कर सकते हो, क्योंकि किसी एटम में भी आप देखते हो तो उसका 99.999% जो मास होता है वो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के मास के सम के बराबर होता है ना, इलेक्ट्रॉन का मास नेग्लिजिबल होता है, ठीक है। वैसे ही तो बस इतना मोल्स है। अब एक मोल में कितने होंगे, तो नंबर ऑफ हो जाएगा मोल्स इंटू एवोगाड्रो नंबर, ये हो गया मोल्स इंटू एवोगाड्रो नंबर। एवोगाड्रो नंबर कितना है, 6 इंटू जो लेने बोला है इतना, ठीक है। नंबर ऑफ मोल्स इंटू एवोगाड्रो नंबर कर देंगे तो नंबर ऑफ आपको एटम्स या नंबर ऑफ न्यूक्लिया मिल जाएगा, ठीक है। इन दोनों का प्रोडक्ट करेंगे तो रिजल्ट आ जाएगा। अब यहाँ पे ये दिया हुआ क्यूरी में, है ना, तो बेक्यूरल क्यूरी, हाँ क्यूरी ही तो आपका वो होता है, क्या बोलते हैं, क्यूरी ही आपका वो होता है। तो ये ऐसा यूनिट में दिया हुआ है, तो आपको डेज को, ये डेज है 2.7 डेज, इसको आवर में सेकेंड्स में कन्वर्ट करना होगा, ठीक है ना। तो एक दिन में 24 घंटा होता है और एक घंटे में 3600 सेकेंड्स होते हैं, ठीक है। तो ये हो गया आपका लैम्डा और ये हो गया एन। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। चलो कैलकुलेटर है मेरे पास, कैलकुलेट कर भी लेते हैं। तो 0.693 इंटू 1.5 इंटू 6, ठीक है। 10 की पावर को बाद में देख लेंगे। तो ये 6.237 ऊपर में आया, और नीचे में 24 इंटू 3600 इंटू 2.7 इंटू 198, नीचे में आया 46,189, 46,189.4 इंटू 10 की पावर क्या आ जाएगा, ऊपर में है 10 की पावर 20, है ना, ठीक है। 23 माइनस 3 तो 20, है ना, बस ओके। अब इसको कैलकुलेट करना होगा, तो 6.237 डिवाइडेड बाय ये चीज़
तो ये हो गया आपका 1.35 इंटू 1 2 3 4 5 6 7 10⁻⁻7 और 20 और 7 का सब्ट्रैक्शन 13, तो 1.35 इंटू 10⁻13, तो इतना डीके पर सेकेंड आ रहा है आपके पास। ठीक है, अब आपको दिया हुआ यहाँ पे क्यूरी में, ठीक है ना, तो 1 मिनट में बुक चेक करता हूँ क्यूरी का मतलब क्या होता है। क्यूरी मतलब मेरे को अब चेंज करना है यूनिट्स, है ना, तो किधर होगा बुक में, न्यूक्लियर डीके का, इसमें रेट में, एक्टिविटी में, है ना, एनसीईआरटी में देखते हैं इधर है क्यूरी। एक क्यूरी में कितने डीके पर सेकेंड होते हैं, बस वो पता चल जाएगा तो रिजल्ट आ जाएगा। डेटा याद नहीं रहता मुझे तो इसलिए, हाँ ओके। बेक्यूरल, एक बेक्यूरल 1 डीके पर 1 क्यूरी इज 3.7 इंटू 10⁻10। ओके, तो इतना क्यूरी, इतना डीके पर सेकेंड आया ना। आपको आंसर तो क्यूरी में दिया हुआ है, अब आपको यहाँ पे बुक में एनसीईआरटी में बोला गया है 1 क्यूरी इज 3.7 इंटू 10⁻10। ठीक है, तो दिस डिवाइडेड बाय 3.7 इंटू 10⁻10 करेंगे तब ये क्यूरी में कन्वर्ट होगा। डीके पर सेकेंड को इससे डिवाइड करेंगे तब क्यूरी सीआई होता है। ठीक है, तो ये सीआई में कन्वर्ट होगा, है ना। तो जो भी अपने पास रिजल्ट आया है उसको डिवाइड करना होगा, 1.35 डिवाइडेड बाय 3.7, तो 0.36 इंटू 10⁻3, है ना। हाँ, तो ये 360 के आसपास आपके पास है, 357, ये आंसर हो गया। ठीक है, ओके। कैलकुलेट द टाइम इंटरवल बिटवीन 33% डीके एंड 67% डीके। तो एक बार विजिबिलिटी देख लेते हैं। हाँ, इफ हाफ लाइफ ऑफ ए सब्सटेंस इज 20 मिनट्स। ठीक है, तो 33% डीके और 67% डीके के बीच में कितना टाइम है, मतलब कोई सैंपल है वो 33% डीके हो चुका है, अब आगे जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा और डीके होगा, तो किसी न किसी मोमेंट पर 67% डीके हो चुका होगा, तो 33% से 67% जाने में कितना टाइम लगा होगा। ठीक है, तो ये बहुत ही आसान है। सपोज इनिशियल नंबर है एन नॉट, तो 33% डीके होने के बाद कितना बचा होगा, इतना बचा होगा, है ना। 33 अगर चला गया 100 में तो 67 बचेगा ना। ठीक है, एक्टिव न्यूक्लियस तो इतना बचेगा। ठीक है, और 67% डीके होने के बाद कितना बचा होगा, इतना बचा होगा। ठीक है ना, तो यहां से यहां जाने का टाइम कितना है, आपसे क्या पूछा गया, यहां से यहां जाने में कितना टाइम लगेगा, कितना टाइम लगेगा। ठीक है, तो बहुत ही आसान है। अगर ये इनिशियल नंबर से आप स्टार्ट करो, इसी को इनिशियल नंबर मान लो, ठीक है, तो यहां से यहां जाने के लिए कितना टाइम लगेगा वही तो निकालना है। तो ये जो भी फॉर्मूला लिखते हो n इक्वल टू एन नॉट ई की पावर माइनस लैम्डा टी, इस फॉर्मूला में ये वाला n इसको बोल दो और ये इनिशियल नंबर इसको बोल दो, ये आपका इनिशियल, क्योंकि आपको यहां से यहां जाने का पता करना है ना, इनिशियल फाइनल। ठीक है, तो फाइनल आपको कितना चाहिए, 0.33 एन नॉट, इनिशियल कितना है 0.67 एन नॉट। ठीक है, ई की पावर माइनस लैम्डा टी, तो आप देखोगे तो ये तो इसका हाफ ही तो है 0.67 का हाफ करेंगे तो 0.33 हो जाएगा। ठीक है, तो ये हाफ लाइफ के बराबर ही होगा, मतलब बिना कैलकुलेशन के अगर हम लोग पहले ध्यान देते कि 0.67 का आधा करेंगे तो 0.33 हो जाएगा, है ना, यानी इससे यहाँ पे जाने में हाफ लगेगा ना। तो हाफ लाइफ कितना दिया हुआ है 20 मिनट्स, तो 20 मिनट्स ही लगेगा। आप कैलकुलेट करके भी देख सकते हो यहाँ से। ठीक है, विजिबल है ना। आगे बढ़ते हैं। A radioactive sample decay disintegrates via 2 independent decay processes having half life t half 1 t half 2। ओके, इफेक्टिव हाफ लाइफ क्या होगा। ठीक है, अब ये चीज मैंने आपको थ्योरी में नहीं बताई, लेकिन जितना मैंने थ्योरी में बताया आप उसको अगर अप्लाई करोगे तो ये चीज भी आप इसका भी आंसर ला सकते हो। ठीक है ना, मतलब जो चीज समझ लो एक सेंस में एनसीईआरटी में नहीं है उसका आपको जरूरत नहीं है 99.999% क्वेश्चन बनाने के लिए। ठीक है, ओके, सच बोल रहा हूँ मैं, थोड़ा एफर्ट किसी किसी में ज़्यादा लग सकता है लेकिन ज़रूरत नहीं है, मतलब बन सकता है। ठीक है, तो इफेक्टिव हाफ लाइफ मतलब क्या, अब जैसे कोई न्यूक्लियाई है ए, वो बी में भी कन्वर्ट हो रहा है और साइमल्टेनियसली वो सी में भी कन्वर्ट हो रहा है ना, तो ए कन्वर्ट हो जा रहा है बी में और कोई ए कन्वर्ट हो जा रहा है सी में। ठीक है, तो इसको बोलते हैं साइमल्टेनियस डीके हो रहा है। ठीक है ना, अब ए टू बी का, ए से बी में जो कन्वर्जन उसका हाफ लाइफ इतना है,
ठीक है। और ए से सी में जो कन्वर्जन है, मतलब सिर्फ अगर ये होता रहता, ए टू बी होते रहता, तब इतने टाइम पे हाफ ऑफ ए बी में कन्वर्ट होता। सिर्फ ए टू सी वाला होते रहता तो इतने टाइम पे हाफ ऑफ ए सी में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है ना। अब दोनों चाहे एक साथ हो रहा हो, तब भी अगर ए टू सी हो रहा होगा तो ए टू बी वाला प्रोसेस में कोई फर्क नहीं आएगा, ठीक है। समझ रहे हो ना बात को, ये सब इंडिपेंडेंट है आपस में, है ना। तो इफेक्टिव हाफ लाइफ पूछा है, तो कितने देर में ए एग्जैक्टली हाफ हो जाएगा, ठीक है ना। याद रखना कुछ पार्ट ऑफ ए बी में भी कन्वर्ट हो गया, कुछ पार्ट सी में भी कन्वर्ट हो गया, ठीक है ना। तो इसके लिए तो बहुत ही आसान है, आप यहाँ पे एक सेलेक्ट क्यों जा रहा है, नीचे आओ, ठीक है। तो आप क्या करोगे, बहुत ही सिंपल है, आप डीके लॉ में जाओगे ना, लॉ ऑफ रेडियो एक्टिव डीके। वो क्या बोलता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ नंबर ऑफ एक्टिव न्यूक्लियर ऑफ ए, वो क्या हो जाता है माइनस लैम्डा इंटू नंबर ऑफ एक्टिव न्यूक्लियर, है ना। अब प्रॉब्लम क्या है, एन जो है यानी ए का एक्टिव नंबर ऑफ एक्टिव न्यूक्लियर ऑफ ए दो तरीकों से डीके हो रहा है, ठीक है। तो सिर्फ एक टर्म नहीं आएगा, ऐसा दो टर्म आएगा, है ना, ऐसा दो टर्म आएगा, ठीक है। इस प्रोसेस से भी डीके हो रहा है, इस प्रोसेस से भी डीके हो रहा है, ठीक है। बस हो गया। तो यहां से आप देखोगे तो अरे एन को तो कॉमन ले सकते हो, तो लैम्डा 1 प्लस लैम्डा 2 हो जाएगा। तो यहां से आप देखोगे तो डी एन बाई डी टी इज माइनस लैम्डा 1 प्लस लैम्डा 2 इंटू एन। बस अब एक बार इस फॉर्म में आ गया, अब इसी फॉर्म के लिए तो हम लोग पढ़े थे जब थ्योरी पढ़े थे, डी एन बाई डी टी इज इक्वल टू माइनस ऑफ सम कांस्टेंट इनटू एन। अब वो कांस्टेंट यहाँ पे लैम्डा 1 प्लस लैम्डा 2 है, बस हो गया, ठीक है ना। तो लैम्डा इफेक्टिव आप बोलोगे, लैम्डा इफेक्टिव हो जाएगा लैम्डा 1 प्लस लैम्डा 2, बस हो गया, ठीक है ना। तो बस अब आपको टी हाफ दिया हुआ, उसको लैम्डा में कन्वर्ट कर लो, तो ये क्या होता है ln2 बाय टी हाफ। तो टी हाफ इफेक्टिव और ln2 बाय टी हाफ ऑफ डीके नंबर 1 और टी हाफ ऑफ डीके नंबर 2। ये तो बहुत बार आप देखोगे तो यहां से आपको टी हाफ की वैल्यू दिख रही होगी, दिस इंटू दिस डिवाइडेड बाय दिस प्लस दिस इंटू दिस डिवाइडेड बाय दिस प्लस दिस, ठीक है। तो प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय सम ये होना चाहिए, है ना। ओके, न्यूट्रॉन में डीके हो रहा है और ऑप्शंस दिए गए हैं। पहला ऑप्शन नॉट पॉसिबल एज प्रोटॉन्स मास इज लेस देन न्यूट्रॉन्स मास। ओके, पॉसिबल ओनली इनसाइड न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के अंदर तो होता है, प्रोटॉन आपके न्यूट्रॉन में डीके होता है ना, बीटा प्लस डीके में रिकॉर्डिंग चल रही है, हाँ ठीक है। नॉट पॉसिबल बट न्यूट्रॉन टू प्रोटॉन कन्वर्जन इज पॉसिबल। ये थर्ड ऑप्शन तो क्लियरली गलत है, क्योंकि प्रोटॉन ऑफ कोर्स न्यूट्रॉन में कन्वर्ट होता है इनसाइड न्यूक्लियस, बीटा माइनस डीके में तो ये होता है, बीटा प्लस डीके में सॉरी, ऑलवेज पॉसिबल, ठीक है। अब इसमें बेस्ट ऑप्शन जो होगा, ये तो इनकरेक्ट है, हमें पता कर लिए। ऑलवेज पॉसिबल ये भी इनकरेक्ट है, क्योंकि आपके पास अगर एक आइसोलेटेड प्रोटॉन है, न्यूक्लियस के अंदर वाला प्रोटॉन है, आइसोलेटेड प्रोटॉन है, तो आइसोलेटेड प्रोटॉन जो होगा वो न्यूट्रॉन में कन्वर्ट नहीं होगा, क्योंकि आप देख सकते हो इसका मास कम है इससे, ठीक है। इस साइड में अगर न्यूट्रॉन में कन्वर्ट होगा तो साथ में एंटी न्यूट्रिनो और क्या बोलते हो उसको, एंटी न्यूट्रिनो और पॉजिट्रॉन, ठीक है ना। तो इसका मास जो है ज्यादा इससे, तो ये कन्वर्शन नहीं हो सकता, ठीक है ना। अब न्यूक्लियस के अंदर जो होता है, जब ये कन्वर्ट होता है तो आप बोलोगे सर न्यूक्लियस के अंदर भी तो प्रोटॉन का मास कम होगा न्यूट्रॉन से, होता है, लेकिन वहां पे आप एटम्स के टर्म से बात करते हो ना। फॉर एग्जांपल सोडियम, मतलब न्यूक्लियस के टर्म से बात करते हो, सोडियम ये कन्वर्ट हो रहा है नियॉन में, ठीक है। बीटा माइनस डीके में दिखा रहा हूं एग्जाम्पल, ये एग्जाम्पल एनसीईआरटी में, प्लेन को जाने दो, हाँ ठीक है। अब यहां पे जब आप निकालोगे तो आप पता करोगे ये रिएक्शन पॉसिबल है कि नहीं, क्या ये न्यूक्लियस इस न्यूक्लियस में कन्वर्ट हो सकता है, ये पता करना है आपको, है ना। तो यहां पे आप इसका मास देखोगे, क्या इसका मास इनके मास से ज्यादा है, ठीक है। अगर हाँ तो ये होगा, और वो आप देखोगे डेटा तो इसका मास इससे ज्यादा आएगा। समझ में आ रही बात, यहां पे एक आइसोलेटेड प्रोटॉन न्यूट्रॉन में कन्वर्ट नहीं हो रहा है, Na न्यूक्लियस नियन न्यूक्लियस में कन्वर्ट हो रहा है, ठीक है। हाँ ये बेसिकली दिखाएगा तो एक प्रोटॉन न्यूट्रॉन में कन्वर्ट हो, लेकिन वो प्रोटॉन आइसोलेटेड नहीं है, बात समझ में आ रही है बात, ठीक है ना। तो यहाँ पे आइसोलेटेड प्रोटॉन है, तो यहाँ पे आप देखोगे तो इस साइड का मास इससे कम है तो पॉसिबल नहीं, लेकिन यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड का मास ज्यादा है राइट हैंड साइड से, तो ये पॉसिबल है, ठीक है। तो इट्स ओनली पॉसिबल इनसाइड द न्यूक्लियस, ओके। गिवन बिलो टू स्टेटमेंट्स, स्टेटमेंट 1
टू फोटॉन्स हैविंग इक्वल लीनियर मोमेंटा हैव, ओके। अब ये क्वेश्चन जो है इस चैप्टर में नहीं होना चाहिए, लेकिन मैंने जिस सोर्स से क्वेश्चन उठाया है प्रॉब्ली वहाँ पे गलती से दे दिया गया होगा, ठीक है। तो इसको यहाँ डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि उस चैप्टर में तो ऑफकोर्स नहीं करेंगे फिर। तो ये भी मॉडर्न फिजिक्स का ही है, लेकिन ठीक है ना, एटम्स वाले चैप्टर का है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट वाले चैप्टर का, डुअल नेचर वाले चैप्टर का जो बोलना है, हाँ डुअल नेचर का है ना। तो टू फोटॉन्स हैविंग इक्वल लीनियर मोमेंटम विल हैव इक्वल वेवलेंथ। इफ द वेवलेंथ ऑफ फोटोन इज डिक्रीज देन द मोमेंटम एंड एनर्जी ऑफ फोटोन विल ऑल्सो डिक्रीज, ओके। तो दो फोटोन का इक्वल लीनियर मोमेंटम है तो उनका वेवलेंथ इक्वल होगा, सही है। लैम्डा इज इक्वल टू एच बाई पी होता है। अगर पी सेम है, एस तो सबके लिए सेम ही रहेगा, एस तो यूनिवर्सल कांस्टेंट, तो लैम्डा भी सेम होगा, ठीक है। स्टेटमेंट 1 सही है। इफ वेवलेंथ ऑफ फोटोन डिक्रीज करेंगे तो मोमेंटम और एनर्जी डिक्रीज होगा। तो अब एनर्जी ऑफ फोटोन तो होता है एस सी बाई लैम्डा, तो अगर लैम्डा को डिक्रीज करोगे तो एनर्जी इंक्रीज होगा, एनर्जी डिक्रीज नहीं होगा, ठीक है। तो ऑफकोर्स एनर्जी डिक्रीज नहीं हो रहा है, ये तो गलत हो गया। तो स्टेटमेंट 1 सही है, स्टेटमेंट 2 गलत है, ओके। एन एक्सरे ट्यूब इज ऑपरेटेड एट 1.24 मिलियन वोल्ट, शॉर्टेस्ट वेवलेंथ क्या होगा। अब फिर से ये क्वेश्चन इस टॉपिक का नहीं है, लेकिन मॉडर्न फिजिक्स का ही है, तो यहाँ पे इसको देख सकते हैं, एक लाइन का ही क्वेश्चन है। तो शॉर्टेस्ट वेवलेंथ मतलब मैक्सिमम एनर्जी वाला फोटोन, है ना। तो वही एनर्जी कहाँ से आएगा, इससे आएगा। तो एक्सरे ट्यूब में क्या होता है, एक्सरे ट्यूब में बेसिकली आप एक इलेक्ट्रॉन को पोटेंशियल डिफरेंस जो दिया गया है उसके थ्रू एक्सेलेरेट करते हो, उतना एक्सेलेरेशन करने के बाद कुछ एनर्जी आ गया इलेक्ट्रॉन का, वही कन्वर्ट हो जाता है फोटोन की एनर्जी में जब वो हिट करता है टारगेट को, ठीक है ना। तो शॉर्टेस्ट वेवलेंथ मतलब मैक्सिमम एनर्जी वाला, और मैक्सिमम एनर्जी वाले केस में इलेक्ट्रॉन का पूरा एनर्जी कन्वर्ट हो जाएगा फोटोन की एनर्जी में, ठीक है ना। तो शॉर्टेस्ट वेवलेंथ तब आएगा जब मैक्सिमम एनर्जी और मैक्सिमम एनर्जी इसी के बराबर, मतलब ये इसके करस्पॉन्डिंग जो एनर्जी गेन करेगा इलेक्ट्रॉन वही एनर्जी के बराबर हो, ठीक है ना। तो लैम्डा इज इक्वल टू, ओके तो ठीक है, तो बहुत आसान है। लैम्डा इज इक्वल टू एनर्जी एच सी, हाँ के क्या होता है, एनर्जी इज इक्वल टू एच सी बाई लैम्डा, तो लैम्डा इज इक्वल टू एच सी बाय एनर्जी, ठीक है। ओके अब एनर्जी की वैल्यू लिखते हैं, ये एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन के बराबर हो जाएगा, है ना। जो इलेक्ट्रॉन की एनर्जी होगा एक्सेलेरेटेड इलेक्ट्रॉन का, वही फोटोन के मैक्सिमम फोटोन की एनर्जी होगा, उसके करस्पॉन्डिंग जो होगा शॉर्टेस्ट वेवलेंथ होगा, मिनिमम वेवलेंथ, ठीक है। एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाएगा ई इंटू वी, ठीक है। अब ये हो जाएगा 1.24 मिलियन, मिलियन मतलब 10 की पावर 6, है ना, इलेक्ट्रॉन वोल्ट, है ना। अब अगर एनर्जी आप किसी फोटोन का इलेक्ट्रॉन वोल्ट में लिख रहे हो, ठीक है ना, तो वेवलेंथ को अगर आपको नैनोमीटर में लाना है तो यहाँ 1242 यूज कर लो, ठीक है। तो इससे एक बार में आ जाएगा, देख लो ये शायद 1000 आ रहा है ना, 1000 तो यहाँ से, और ये तो -10 की पावर -3, ठीक है। तो इसको कैलकुलेट करेंगे तो नैनोमीटर में आ जाएगा, है ना। हाँ चलो अब वापस इस चैप्टर की क्वेश्चन है, तो उससे कोई एम सोचना हिस्ट्री हो गया, एक दो क्वेश्चन हो सकते हैं जो आगे रिलेटेड टॉपिक्स के आ जाए, ठीक है। टू रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस एक्स एंड वाई ओरिजिनली हैव N1 and N2 nuclei respectively. Half life of x is half life of x is half life of y, okay. After their half lives, आफ्टर 3 होना चाहिए, 3 हाफ लाइफ ऑफ वाई, है ना, ये आफ्टर 3 हाफ लाइफ ऑफ वाई द नंबर ऑफ न्यूक्लियर ऑफ बोथ आर इक्वल। तो n1 बाय n2 का वैल्यू क्या होगा, ठीक है। तो x का इनिशियल नंबर n1 है, y का इनिशियल नंबर n2 है, ठीक है। हाफ लाइफ ऑफ x इज हाफ लाइफ ऑफ y, ठीक है। 3 हाफ लाइफ ऑफ y, तो हाफ लाइफ ऑफ y जो है 3 हाफ लाइफ ऑफ y अगर बीत जाए, ठीक है, तो y के बारे में बात करें तो इनिशियल नंबर क्या है, y का n2 है, और 3 हाफ लाइफ के बाद 3 बार आधा हो जाना मतलब 1/8 हो जाना, ठीक है। इतना हो गया होगा, है ना, 3 हाफ लाइफ ऑफ y। अब याद रखना हाफ लाइफ ऑफ x आधा है हाफ लाइफ ऑफ y के, ठीक है। तो जितने देर में 3 हाफ लाइफ ऑफ y बीता होगा, क्योंकि हाफ लाइफ ऑफ x उसका भी आधा है, तो उतने देर में 6 हाफ लाइफ ऑफ x बीता होगा। सपोज हाफ लाइफ ऑफ y है 5 सेकेंड, ठीक है, 5 सेकंड में तो 4 सेकंड, हाफ लाइफ ऑफ y क्या है 4 सेकंड, है ना, और हाफ लाइफ ऑफ x क्या हो जाएगा फिर 2 सेकंड, ठीक है ना, क्योंकि हाफ लाइफ ऑफ x क्या है आधा है हाफ लाइफ ऑफ y का, तो y का हाफ लाइफ अगर 4 सेकंड है तो x का हाफ लाइफ 2 सेकंड हो गया। तो एक हाफ लाइफ ऑफ y जब बीत रहा है यानी 4 सेकंड बीत रहा है, उतने देर में 2 सेकंड तो 2 बार बीत जा रहा है ना, तो जितना भी हाफ लाइफ y का बीतेगा उसका डबल नंबर ऑफ हाफ लाइफ x का बीतेगा, क्योंकि उसका हाफ लाइफ x का हाफ है, ठीक है। तो अब x की बात करें तो
3 हाफ लाइफ ऑफ वाई मतलब 6 हाफ लाइफ ऑफ एक्स, ये हाफ लाइफ ऑफ वाई था, और 3 हाफ लाइफ ऑफ वाई मतलब 6 हाफ लाइफ ऑफ एक्स। तो उतने देर में 6 बार ये आधा हो जाएगा, है ना। 6 बार आधा होना मतलब 2⁶, वैसे 3 बार आधा हुआ मतलब 2⁵। ठीक है, सेम ही चीज है, मैं ऐसे लिखा हूं समझाने के लिए, ठीक है। तो n1 और उसके बाद बोला गया नंबर ऑफ न्यूक्लियर ऑफ बोथ आर इक्वल, तो इतना देर के बाद दोनों का न्यूक्लियर सेम हो गया, ठीक है, यानी दिस मस्ट बी इक्वल टू दिस, बस यही तो क्वेश्चन में बोला गया है। इनिशियली कितना था हमें नहीं पता, लेकिन 3 हाफ लाइफ्स ऑफ वाई बीतने के बाद y का नंबर और उतने ही टाइम के बाद x का नंबर जो है दोनों इक्वल है, तो ये दोनों इक्वल होना चाहिए। अब जितना टाइम में 3 हाफ लाइफ्स ऑफ y बीतेगा उतने टाइम में 6 हाफ लाइफ्स ऑफ x बीतेगा, क्योंकि x का हाफ लाइफ हाफ है, y की हाफ लाइफ है, ठीक है। तो इन दोनों को इक्वेट कर दो बस, तो दिस इक्वल टू दिस, तो n2/2⁵ इज इक्वल टू n1/2⁶। तो हमें क्या चाहिए, n1/n2 ना, n1/n2 हो जाएगा 2⁵, यानी 8:1, ठीक है। Radioactive sample is undergoing alpha decay at any time t1 its activity is A and another time t2 activity is A/5. What is the average lifetime for the sample? तो अब average lifetime होता है 1/λ। तो अगर ये पता करना है तो आपको लैम्डा पता करना होगा, ठीक है। अब लैम्डा पता करने का तरीका क्या है, आपको t1 टाइम पे एक्टिविटी दे दिया है, t2 टाइम पे एक्टिविटी दे दिया है, ठीक है ना। तो आपको पता है एक्टिविटी, फाइनल एक्टिविटी होता है इनिशियल एक्टिविटी इंटू e⁻ λ t, है ना। फाइनल एक्टिविटी A/5, ठीक है। इनिशियल एक्टिविटी A इंटू e⁻ λ इंटू टी। तो यहाँ से आप इसको सॉल्व करोगे तो e⁻ λ t इज इक्वल टू 5 आ रहा है, तो ln 5 हो गया, t की वैल्यू ln 5/λ, ठीक है। तो t की वैल्यू क्या आ गई, ln 5/λ, तो लैम्डा की वैल्यू ln 5/t, ओके। अभी टाइम जो बोला गया था t1 और t2 बोला गया था, तो एक्चुअली में जो t की वैल्यू है ये t2 - t1 होना चाहिए, है ना। ये t मतलब क्या होता है, इस स्टेट से इस स्टेट में जाने में, मतलब ai से af, इन एक्टिविटी की वैल्यू ai से af होने में कितना टाइम लगेगा, ठीक है। तो ये टाइम एक्चुअली में क्या है, एक्टिविटी था, इनिशियल एक्टिविटी की वैल्यू जो दी गई वो t1 पे दी गई और फाइनल एक्टिविटी t2 पे दी गई है ना, यानी टाइम का गैप क्या होगा, टाइम इंटरवल कितना होगा, t2 - t1, ठीक है। तो ये ln 5/λ है ना। तो यहाँ से आप देख सकते हो लैम्डा की वैल्यू ln 5/t2 - t1, तो लैम्डा की वैल्यू ln 5/t2 - t1, तो t2 - t1 डिवाइडेड बाय ln 5, t2 - t1 डिवाइड ऑफ यूरेनियम फ्यूल इज यूज्ड फुल्ली यूज्ड इन 30 days, तो एनर्जी रिलीज्ड इन वन फिशन इज 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो डेटा दिया गया है, पावर आउटपुट क्या होगा, पावर आउटपुट मतलब टोटल एनर्जी जो बाहर निकला है डिवाइडेड बाय टोटल टाइम, ठीक है ना। तो टोटल एनर्जी जो 30 दिनों में बाहर निकला है वो आप आराम से निकाल सकते हो। तो पावर पूछा गया है, पावर हो जाएगा कितना एनर्जी निकला डिवाइड बाय कितना टाइम लगा, है ना। अब टाइम तो बहुत ही आसान है, 30 डेज है, एक दिन में 24 घंटे होते हैं और एक घंटे में 3600 सेकेंड होते हैं, ठीक है। सेकेंड्स में कन्वर्ट कर लेते हो क्योंकि आंसर आप देखोगे तो वाट में पर सेकेंड आता है, ठीक है ना, जूल पर सेकेंड, है ना। टाइम कन्वर्ट कर लिया, अब एनर्जी निकालेंगे। अब एनर्जी, एक न्यूक्लियस का जब फिशन हो रहा है तब इतना एनर्जी प्रोड्यूस हो रहा है, ठीक है। हम लोग को मास ऑफ न्यूक्लियस, मास ऑफ सैंपल दे दिया है ना। तो हम लोग यूनिटरी क्या बोलते हैं, मोल कॉन्सेप्ट का कॉन्सेप्ट यूज करके हम लोग निकाल सकते हैं यहाँ पे नंबर ऑफ न्यूक्लियाई, ठीक है। और एक न्यूक्लियाई के लिए कितना एनर्जी है वो पता है, तो टोटल एनर्जी भी निकल जाएगा, है ना। तो हम लोग क्या करेंगे, पहले नंबर ऑफ न्यूक्लियाई निकालेंगे, तो उसके लिए पहले नंबर ऑफ मोल्स निकालेंगे, नंबर ऑफ मोल्स मास बाय मोलर मास, ठीक है ना। तो इतना मोल्स हो गया। अब एक मोल में अवोगाड्रो नंबर, ठीक है। अब यहाँ पे जो दिया हुआ है पर किलो मोल है, 1000 मोल्स के लिए इतना है, तो एक मोल के लिए तो 10⁻23 आएगा, ठीक है, वो यूज किया मैं। तो नंबर ऑफ मोल्स निकालो, किलो मोल्स नहीं, ठीक है। किलो मोल्स निकालने के लिए 3 0 काटना होगा, है ना। तो ये हो गया नंबर ऑफ मोल्स और उसको एवोगाड्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर दिया तो नंबर ऑफ न्यूक्लियाई मिल गया हमें, है ना। ये हो गया नंबर ऑफ न्यूक्लियाई, ठीक है। तो अगर नंबर ऑफ न्यूक्लियाई मुझे पता है, एक न्यूक्लियाई में इतना एनर्जी रिलीज हो रहा है, तो इतने न्यूक्लियाई में कितना होगा, तो पहले नंबर ऑफ न्यूक्लियाई इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। तो 2000 इंटू 6.023 डिवाइडेड बाय 235, अरे कोई एक बटन काम नहीं किया बीच में अच्छे से मतलब ज़्यादा कस के प्रेस करना पड़ेगा। 235 में खाली 23 आया था, ठीक है। ये 51.25,
इंटू 10⁻23। तो नंबर ऑफ न्यूक्लियाई तो इतना होगा। अब एक न्यूक्लियाई का फिशन में इतना एनर्जी रिलीज हो रहा है, तो इतना न्यूक्लियाई का फिशन में, क्योंकि कंप्लीटली फुल्ली यूज हो गया है ना ये, ठीक है। तो हर एक न्यूक्लियाई जो है 30 दिन तक में वो यूज हो गया है ना। तो एक न्यूक्लियाई के फिशन में इतना एनर्जी रिलीज हो रहा है, तो इतने के फिशन में कितना होगा। तो 51.25 इंटू 10⁻23 हो गया नंबर ऑफ न्यूक्लियाई जो फिशन कर रहा है, और एक फिशन में इतना एनर्जी रिलीज हो रहा है, तो टोटल एनर्जी इतना है ना। मेगा को मेगा ही रहने दो, इलेक्ट्रॉन वोल्ट को जूल में कन्वर्ट कर लो, ठीक है। तो इन दोनों को डिवाइड करेंगे, एनर्जी बाय टाइम, आपको पावर मिल जाएगा वाट में। एक मेगा वाला फैक्टर था, मेगा को तो लिखे नहीं, तो मेगा रह जाएगा, ठीक है। या मेगा को आप 10⁻6 लिख लो, उसको वापस मेगावाट में कन्वर्ट करो। मेगावाट में मैं इसलिए इंटरेस्टेड हूँ क्योंकि चारों ऑप्शन मेगावाट में दिया हुआ है। अब इसको कैलकुलेट करेंगे तो आंसर आ जाना चाहिए, ठीक है। तो दिस इंटू 200 इंटू 1.6 डिवाइडेड बाय 30 डिवाइडेड बाय 24 डिवाइडेड बाय 3600। ओके, तो ये चीज़ आ रहा है कैलकुलेटर के हिसाब से 632 इंटू 10 की पावर क्या हो जाएगा 23, और ये 19, 9 4 13, 1 2 3 4, 63.2 मेगावाट, ठीक है। तो मोस्ट क्लोज, मतलब क्लोजेस्ट आंसर जो है यहाँ पे, मोस्ट क्लोज क्या होता है, क्लोजेस्ट आंसर क्या है 60, ठीक है। इन रेडियो एक्टिव मटेरियल फ्रैक्शन ऑफ एक्टिव मटेरियल रिमेनिंग आफ्टर टाइम t इज 9/16। तो एक्टिव इतना बचा है ना फ्रैक्शन, तो फ्रैक्शन दैट वाज रिमेनिंग आफ्टर t/2 टाइम। ओके, ठीक है। तो अब देखो ये बहुत ही आसान है अगर आप ऐसे सोचो, ठीक है। ओके, अब यहाँ पे जितना टाइम बीता है यहाँ पे भी उतना ही टाइम बीता है, ठीक है। आप पूरे टाइम को दो इक्वल टाइम्स में स्प्लिट करके आप सपोज एनालिसिस कर रहे हो, ठीक है ना। ओके, ये t½ नहीं है, बस t/2 है ना। तो अगर यहाँ से यहाँ जाने में ये x के फैक्टर से डिक्रीज हो रहा होगा, तो यहाँ से यहाँ जाने में सेम टाइम इंटरवल में सेम फैक्टर से डिक्रीज हो जाएगा ना। वही तो है, जैसे t½ में हाफ होते जाते हैं ना, तो सेम टाइम इंटरवल में सेम फैक्टर से डिक्रीज होते जाते हैं, ठीक है ना। तो अगर t/2 इतने टाइम में n0/x हुआ है, तो फर्दर t/2 टाइम में फॉर x, इसको भी x से घटाएंगे तो इतना हो जाएगा, ठीक है। ओके, अब यहाँ से यहाँ का टोटल टाइम n0 से यहाँ का टोटल टाइम कितना है, t है ना। आपको पता है यहाँ से यहाँ तक के लिए तो t टाइम है, और t टाइम में के बाद कितना बचा था 9/16 बचा था। तो दिस इज नथिंग बट 9/16 टाइम्स n0। ये क्वेश्चन बोला गया है ना, फ्रैक्शन वाइज 9/16 बचा है, ठीक है। तो ये दिखेगा नहीं आपको यहाँ पे, ठीक है। बस अब यहाँ पे देखो, इससे x की वैल्यू मिल जाएगी, तो x की वैल्यू मुझे मिल रही है 4/3। n0 कैंसिल हो गया, x² 16 बनाए तो x की वैल्यू 4/3, ठीक है। तो 4/3 हो जाएगा यहाँ पे, तो 4/3 पुट करेंगे तो 3/4। तो t/2 टाइम पे कितना बचेगा n0/x, और x की वैल्यू है 4/3, ठीक है। तो n0 डिवाइडेड बाय 4/3 मतलब 3n0/4, तो फ्रैक्शन वाइज 3/4 है ना। ओके, द रेडियस ऑफ ए न्यूक्लियाई ऑफ मास नंबर a कैन बी एस्टिमेटेड बाय द फॉर्मूला, ठीक है। इट फॉलोज दैट द मास डेंसिटी ऑफ ए न्यूक्लियस इज ऑफ द ऑर्डर ऑफ, ठीक है। तो जिसको याद है डायरेक्टली कर दो, ठीक है। मुझे तो याद नहीं रहता, मैं कैलकुलेट करके दिखाता हूँ आपको, ठीक है। तो आपको यहाँ पे रेडियस का फॉर्मूला दे दिया है, मास नंबर पुट करना है और मास डेंसिटी, ठीक है। मास ऑफ प्रोटॉन और मास ऑफ न्यूट्रॉन ऑलमोस्ट सेम मानना है, तो कोई भी एक न्यूक्लियस ले लो, ठीक है। जैसे मैं कोई भी एक ले लो ना, सबका तो यूनिट दूर दूर है, मैं हाइड्रोजन ले लेता हूँ, है ना। तो हाइड्रोजन न्यूक्लियस में क्या होता है, बस एक प्रोटॉन होता है, ठीक है। तो उसका मास हो जाएगा मास ऑफ प्रोटॉन के बराबर। तो डेंसिटी निकालना है तो मास बाय वॉल्यूम, मास मतलब मास ऑफ वन प्रोटॉन इज इतना, ठीक है, डिवाइडेड वॉल्यूम। वॉल्यूम हो जाएगा 4/3 पाई r³, 4/3 पाई r³, इसका क्यूब करना है, ठीक है ना। तो 1.3 का क्यूब 10⁻⁻15 का क्यूब, और a का क्यूब आपको a दे देगा, ठीक है। अब इसका मास नंबर तो 1 है, तो a का वैल्यू यहाँ पे 1 है, ओके। तो इसको ऊपर कर लेते हैं, आपको दिखाई देगा। बस अब इसको कैलकुलेट करना है, खाली हमें ऑर्डर जानना है ना, और ऑर्डर दूर दूर है सब, ये ना पास पास भी नहीं है, दूर दूर है, तो रफ कैलकुलेशन से भी हो जाएगा। तो ये तो ऑलमोस्ट 1 हो जाएगा ऑर्डर वाइज, ये 1.8
1.3 की पावर 3 है ना, ठीक है, और ये 10, हाँ ठीक है ना, तो 45 को ऊपर ले जाएंगे, 45 माइनस 27 अराउंड 18 होता है, तो 10 की पावर 18 के आसपास, तो 10 की पावर 18 के आसपास ये है, ठीक है। आप एग्जैक्ट कैलकुलेट करोगे तो तब भी इसी के आसपास आएगा, ठीक है। फाइंड द बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन फॉर दिस, ओके। मास ऑफ प्रोटॉन दे दिया है, न्यूट्रॉन दे दिया है, मास ऑफ टिन का न्यूक्लियस, ठीक है, ओके। तो SN 120 50, ठीक है ना। अब इसमें टोटल कितने हैं, 50 प्रोटॉन्स है ना, ठीक है। तो बाइंडिंग एनर्जी निकालने के लिए आप क्या करते हो, वही मास डिफेक्ट करके करोगे ना, ठीक है। तो इसको अगर बाइंडिंग अमाउंट ऑफ एनर्जी दे दे तो टूट जाएगा, 50 प्रोटॉन्स में अलग हो जाएगा और 70 न्यूट्रॉन्स में, और प्लस जो भी है, सॉरी, इसमें आप एनर्जी दोगे, बाइंडिंग एनर्जी सप्लाई करोगे इस न्यूक्लियस को, तो टूट जाएगा इसमें, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूएंट्स में टूट गया है ना। अब बस बाइंडिंग एनर्जी निकालने के लिए क्या करोगे, मास डिफेक्ट इंटू सी स्क्वायर, तो मास डिफेक्ट इंटू सी स्क्वायर, मास डिफेक्ट हमेशा मास ऑफ प्रोडक्ट्स, मास ऑफ रिएक्टेंट माइनस मास ऑफ प्रोडक्ट, तो इसका मास लिखना है, ठीक है। तो इसका मास है, सॉरी मुझे डेल्टा एम इंटू सी स्क्वायर करना है ना, तो ये उल्टा कर रहा हूँ मैं ऐसे, ठीक है। बाइंडिंग एनर्जी अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होगा अगर ये न्यूक्लियंस कंबाइन होकर ये बनाएंगे ना, तो मास ऑफ ये न्यूक्लियंस, फ्री न्यूक्लियंस, सम ऑफ मासेस ऑफ फ्री न्यूक्लियंस माइनस मास ऑफ न्यूक्लियस, ठीक है। तो यहाँ पे क्योंकि आप अगर इसको क्यू वैल्यू के टर्म्स में सोचो तो आपका एनर्जी रिलीज जो हो रहा है क्यू वैल्यू है ना, वो होगा इसका एनर्जी, ठीक है, माइनस इसका, ठीक है, यही करते हैं ना, ठीक है। तो इसका एनर्जी कितना, इसका वही मास डिफेक्ट कितना हो जाएगा, 50 टाइम्स मास ऑफ प्रोटॉन, तो 50 इंटू दिस 1.00783 U, ठीक है। 70 टाइम्स मास ऑफ न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन का मास कितना है 1.00867 है ना, ठीक है। तो ये इसका रिएक्टेंट का मास तो मिल गया हमें, प्रोडक्ट का मास, मास ऑफ SN टिन का न्यूक्लियस, टिन का न्यूक्लियस का मास दिया आपको 119.9021, पूरा लिखना पड़ेगा जहाँ तक दिया गया है, जितना सिग्निफिकेंट दिया गया, तो इतना U, ठीक है। चलो अब ये क्वेश्चन मैं तो एग्जाम में सच बोलूं तो छोड़ देता, मतलब आपको जरूरी नहीं मैं बोल रहा हूँ छोड़ दो, डिपेंड करता है आपका उस समय स्थिति क्या है, टाइम रहेगा तो क्यों नहीं करोगे, लेकिन मैं इसको लास्ट में अटेम्प्ट करता, ठीक है। तो -11.902199, 1.09, तो मास डिफेक्ट आ रहा है मेरे कैलकुलेटर के हिसाब से, जो कि सही होना चाहिए, ठीक है, इतना है ना, अगर मैंने कोई टाइपिंग एरर ना किया हो, ठीक है, ओके। तो बाइंडिंग एनर्जी मिल गया, लेकिन हमें क्या पूछा था, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन पूछा था, ठीक है। तो बाइंडिंग एनर्जी मिल गया, अब बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन क्या होता है, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन होता है बाइंडिंग एनर्जी डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ, क्या बोलते हैं, नंबर ऑफ न्यूक्लियंस, और इसमें नंबर ऑफ न्यूक्लियंस कितने हैं 120 है ना, 120 से डिवाइड करना होगा इस आंसर को, ठीक है, ओके। अब ये U के टर्म्स में क्या है, तो आपको यहाँ पे बोल दिया गया 1 U के बदले 930 1.5 होता है यूजुअली, तो यहाँ पे 931 लेने बोला गया, तो U के बदले मतलब मास के फॉर्म में मैं एनर्जी लिखा होता, उसको एनर्जी में कन्वर्ट कर लो, तो ये फैक्टर यहाँ पे दिया हुआ है ना, ठीक है। तो बस दिस इंटू 931 डिवाइडेड बाय 120, तो 8.5 आ रहा है, ठीक है। एक्टिविटीज ऑफ 3 रेडियोएक्टिव सब्सटेंसेस A B C रिप्रेजेंटेड बाय द कर्व्स, ठीक है। तो एक्टिविटी का लॉगरिथम है ना, उसका ग्राफ दिया गया है वर्सेस टाइम, टाइम यहाँ ईयर्स में, थोड़ा फिगर का प्रॉब्लम है, ये ईयर्स है, ठीक है। तो हाफ लाइफ का रेशियो क्या होगा, ठीक है। तो आप देख सकते हो एक्टिविटी की वैल्यू सबके लिए निकालना होगा ना, सबका बिना कैलकुलेशन किए, 6 से 3 में जाने में कितना टाइम लग रहा है, ओके। LNR है ना, मैं बार बार एक्टिविटी सोच रहा हूँ, LNR का पहले रिलेशन निकालते हैं T के साथ, ठीक है ना। तो पहले तो आप LNR और T के बीच में क्या रिलेशन है वो देख लो,
तो r इक्वल टू आर नॉट ई की पावर माइनस लैम्डा टी होता है। दोनों तरफ अगर ln लेंगे तो ln r, ठीक है, ln दिस प्लस ln दिस, है ना। इसका ln लेंगे तो ln और ये कैंसिल हो जाएगा, पावर सामने आ जाएगा, ठीक है। तो आप देख सकते हो y एक्सिस में ln r है, ये y एक्सिस हो गया, ये कांस्टेंट हो गया, और x एक्सिस में आपका ये है, ठीक है ना। तो आप देख सकते हो स्लोप ऑफ लाइन आपको लैम्डा देगा, है ना, नेगेटिव स्लोप है, ठीक है। तो सबका तो नेगेटिव स्लोप ही है, तो मैग्नीट्यूड ऑफ स्लोप लैम्डा के बराबर होगा, ठीक है ना। तो ये आपका स्लोप का मैग्नीट्यूड है। हाँ हाँ हाँ, चलो समझ में आ गया ना, ठीक है। तो ये बाद में पीडीएफ भी तो देना है, ठीक से ही लिख लेते हैं। तो स्लोप का मैग्नीट्यूड है आपका यहाँ पे, ठीक है। बस सबका स्लोप का मैग्नीट्यूड निकालते हैं। तो इसका स्लोप क्या है, इसका स्लोप हो जाएगा, हाइट बाय बेस करना है, स्लोप का मैग्नीट्यूड निकालना। हाइट कितना है 6/10, इसका स्लोप है 6/10, ठीक है। इसका स्लोप, थिकनेस इसका बढ़ाओ भैया, इसका स्लोप हो जाएगा 6/5, और लास्ट वाले का स्लोप 2/5, ठीक है। क्या क्या कलर है, 2/5, है ना। ओके, अब लैम्डा का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है टी हाफ, है ना। टी हाफ क्या होता है 0.693 डिवाइडेड बाय लैम्डा, है ना। तो टी हाफ का रेशियो बोला आ गया है, मतलब लैम्डा का रिवर्स ऑर्डर में कर लो आप, ठीक है। तो लैम्डा का रेशियो अगर आप निकालते तो वापस इस कलर में स्विच करते हैं, तो लैम्डा ऑफ ए या टी हाफ के बारे में बोला गया ना, टी हाफ ऑफ ए, टी हाफ ऑफ बी, टी हाफ ऑफ सी, ये हो जाएगा ln2 बाय लैम्डा ऑफ ए, ln2 बाय लैम्डा ऑफ बी, ln2 बाय लैम्डा ऑफ सी, ठीक है। अब ln2 तो कैंसिल हो जाएगा, ln2 कैंसिल, तो 1 बाय ए बी सी, है ना, ठीक है। लैम्डा ऑफ ए कितना है 6/10, तो उसका इन्वर्स करेंगे 10/6, और ये था सेकेंड वाले के लिए कितना था 6/5, तो 5/6, और लास्ट वाले के लिए 2/5 यानी 5/2, ठीक है। 6 से मल्टीप्लाई कर दे तो 10⁵5:15 ना, तो 2:1:3, 2:1:3, ऑप्शन 3, है ना, 213, ठीक है। ये फिजिबल है ना, 213, है ना। रेडियो एक्टिव न्यूक्लियस decays by two different processes. Half life of the first process is 10 seconds and that of the second is इतना। इफेक्टिव हाफ लाइफ, तो ऐसे क्वेश्चन पहले किए थे ना, ठीक है। तो इफेक्टिव हाफ लाइफ को पता है, प्रोडक्ट ऑफ हाफ लाइफ डिवाइडेड बाय सम, ठीक है। तो 10 × 100 डिवाइडेड बाय 10 + 100। जब भी दो साइमल्टेनियस रेडियो एक्टिव डिके हो रहा है किसी एक सैंपल का, दो अलग अलग तरीके से, ठीक है, तो इसका हाफ लाइफ और इसका हाफ लाइफ का ऐसा तरीका, मतलब सम प्रोडक्ट करेंगे डिवाइडेड बाय सम करेंगे तो आपको आ जाएगा रिजल्ट। तो ये 1000 डिवाइडेड बाय 110, तो 9 पॉइंट समथिंग, ठीक है। बेस्ट ऑप्शन ये। यूर गिवना है मास ऑफ हीलियम, मास ऑफ हाइड्रोजन, 20 ग्राम ऑफ लिथियम इज कन्वर्टेड इनटू हीलियम। तो लिथियम को कन्वर्ट कर रहे हैं हम लोग हीलियम में, ठीक है। अब लिथियम के पास तो 7 और 3 दिया हुआ है, और हीलियम के पास 4 और 2 दिया हुआ है, ठीक है। बाय प्रोटॉन कैप्चर, मतलब लिथियम हीलियम में कन्वर्ट हो रहा है बाय एब्जॉर्बिंग ए प्रोटॉन। प्रोटॉन कैप्चर मतलब एक प्रोटॉन को एब्जॉर्ब करके, है ना। तो आप देख सकते हो ऊपर में यहाँ पे जो टोटल मास है 7 + 1 8, यहाँ लेकिन 4 है ना। और ये चार्ज को देखे या क्या बोलते हैं, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स देखे 3 + 1 4, लेकिन यहाँ 2 है, तो ऐसा एक नहीं 2 बनेगा। तभी तो देखो ना, 2 × 4 8, 7 + 1 8 है, और 2 × 2 2, 2 × 2 4, 3 + 1 4, ठीक है। तो जो एनर्जी रिलीज होगा वो पूछा गया, एनर्जी रिलीज, है ना। तो हमें पता है एनर्जी रिलीज होता है मास डिफेक्ट इंटू c²। मास डिफेक्ट होता है मास ऑफ रिएक्टेंट्स माइनस मास ऑफ प्रोडक्ट, है ना। तो मास ऑफ दिस हीलियम कितना प्लस मास ऑफ लिथियम 7.0160, ठीक है, माइनस यहाँ पे तो 2 है, तो ट्वाइस ऑफ मास ऑफ हीलियम। तो हीलियम का मास जितना है उसका डबल करना होगा, ठीक है। इसका डबल कर लो तो 8.0052, है ना। मैंने मन में ही डबल कर लिया क्योंकि आसान था कैलकुलेशन, इंटू c²। तो चलो अब यू के टर्म्स पहले निकालते हैं, है ना। तो
पहले मास डिफेक्ट निकाल रहा हूँ मैं बेसिकली। मिट जा भाई, मैं जब ठीक है मिट गया। चलो फाइनली, चलो इस वैल्यू को निकालते हैं कैलकुलेटर से। 1.0079 प्लस 7.0160 माइनस 8.0052, तो 0.0187 इतना है मास डिफेक्ट, ठीक है ना। अब हमें मास डिफेक्ट पता है, तो आपको यहाँ पे बोल भी दिया है, ये दिख रहा है ना अभी तक, हाँ। तो आपको यहाँ पे बोल दिया गया है एनर्जी लिबरेटेड किसके फॉर्म में, किस यूनिट में निकालना है, किलो वाट आवर में निकालना है, ठीक है। अब मास ऑफ न्यूक्लियस आपको दे दिया है, मास ऑफ न्यूक्लियस सॉरी 1U का वैल्यू आपको दे दिया एनर्जी के, ठीक है ना। तो आपको पता है एनर्जी हो जाएगा एम, इसको अगर आप एनर्जी में कन्वर्ट करो अभी मास के फॉर्म में, है ना, तो 1U इज 1 गीगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट इंटू सी स्क्वायर, तो 1 से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है, क्योंकि सी स्क्वायर से तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इस चीज़ को एनर्जी में कन्वर्ट करने के लिए, ठीक है। तो U इंटू सी स्क्वायर करोगे आप, और U इंटू सी स्क्वायर का वैल्यू देख सकते हो, ये U है, मास ऑफ न्यूक्लियन मतलब 1U, 1U इज इक्वल टू दिस इंटू दिस डिवाइडेड बाय सी स्क्वायर, यानी 1U इंटू सी स्क्वायर 1 गीगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। तो दिस इक्वल टू इतना एनर्जी, है ना। ओके, अब अल्टीमेटली आपको क्या करना है, यूनिट कन्वर्जन करना है, इस एनर्जी को कन्वर्ट करना होगा किलो वाट आवर में, ठीक है। ओके, तो गीगा और इलेक्ट्रॉन वोल्ट किलो वाट आवर, तो गीगा मतलब मेगा होता है 10 की पावर 6, गीगा मतलब 10 की पावर 9, गीगा चला गया। इलेक्ट्रॉन वोल्ट को एनर्जी में कन्वर्ट करना है, मतलब इलेक्ट्रॉन वोल्ट को जूल में कन्वर्ट करना है, मतलब इतना, ठीक है। तो इतना जूल आ गया, ये एनर्जी आ गया। अब इसको किलो वाट आवर में कन्वर्ट करना है, ठीक है ना। तो अब 1 जूल कितने किलो वाट आवर के बराबर होता है वो निकालते हैं। तो किलो वाट आवर में आपको राज छिपा होगा, 1 किलो वाट का पावर जो रहेगा 1 घंटे के लिए चलेगा तो कितना एनर्जी प्रोड्यूस करेगा, ठीक है ना। तो 1 किलो वाट आवर मतलब 1 किलो वाट का पावर अगर 1 घंटे के लिए चले तो कितना एनर्जी प्रोड्यूस होगा, ठीक है। तो 1 किलो वाट का पावर 1 घंटा मतलब इतना सेकेंड। तो यहाँ से आपको पता है 1 जूल का मतलब 3.6, 1 बाय 3.6 इंटू 10 की पावर 6 किलो वाट आवर, ये है ना, देख लो। 1 जूल इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय 3.6 इंटू 10 की पावर 6, ठीक है। तो जूल को अगर किलो वाट आवर में कन्वर्ट करना है तो इसको डिवाइड करना होगा 3.6 इंटू 10 की पावर 6 किलो वाट आवर में कन्वर्ट करने के लिए, ठीक है। चलो इसको कैलकुलेट भी कर लेते हैं, इतना मेहनत की है तो, इंटू 1.6 डिवाइडेड बाय 3.6। ओके, तो ये कैलकुलेट करने के बाद तो आ रहा है 0.0083, ठीक है। और ये 10 की पावर वाले पार्ट में देखें 10 की पावर -10 -16, मैथ्स तो नहीं करेगा, 10 की पावर -10, हाँ क्या हो गया यहाँ पे, वन किलो वाट आवर 1 घंटे में इतना सेकेंड्स, और किलो वाट मतलब 10 की पावर 3, ठीक है। तो 3.6 इंटू 10 की पावर 6, हाँ क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन वोल्ट को जूल में भी कन्वर्ट सही किया था, तब क्या हो गया, ओके चलो पूरा कैलकुलेट तो कर लेते हैं। -10 या 9 में से 6 गया 3 -16, हाँ सही है। तो ये 8.3 इंटू 10 की पावर -1 2 3, 8.3, 8 से मैच तो कर रहा लेकिन 10 की पावर मैच नहीं कर रहा। चलो इसको सोचते हैं क्या गलती हो रहा है कैलकुलेशन में। अरे 20 ग्राम एनर्जी लिबरेटेड इज 20 ग्राम भी है, वो छूटा हुआ है मेरा, है ना।
ओके, तो ये जो मैं किया हूँ, ये एक लिथियम कन्वर्ट जब हो रहा है उसके लिए, ठीक है ना। 20 ग्राम के लिए कितना होगा, ठीक है। तो ये जो एनर्जी आया है मेरा, समझ में आ रहा ना, गलती कहाँ हुआ, गलती नहीं हुआ अभी तक कंप्लीट नहीं की है। ये है एनर्जी प्रोड्यूस्ड अगर एक लिथियम कन्वर्ट हो रहा है, ठीक है ना। लेकिन आपके पास 20 ग्राम है, तो 20 ग्राम वाला चीज़ भी देखना होगा, है ना। सेलेक्ट हो जा भाई, ये हैंग हो रहा है ये, ओके, गर्म हो गया होगा सिस्टम, ओके। तो इतना आ गया ना, अब इसको 20 ग्राम में कन्वर्ट करना होगा, 20 ग्राम के लिए लाना होगा यूनिटरी मेथड यूज़ करके, ठीक है ना। अब 20 ग्राम ऑफ लिथियम में, लिथियम का मास यहाँ पे कितना है, 7, ठीक है। मैं कि लिथियम का मास आपको दिया हुआ इतना 7 पॉइंट, हाँ 47 20/7, ठीक है। तो देखो 7 ग्राम ऑफ लिथियम 1 मोल ऑफ लिथियम के बराबर है, तो 20 ग्राम ऑफ लिथियम मतलब इतना मोल्स ऑफ लिथियम, और 1 मोल ऑफ लिथियम मतलब इतना 6.023, उसको मैं नेग्लेक्ट कर रहा हूँ, इंटू इतना, है ना। आपको लिखना है तो एग्जैक्टली लिख लो। तो इतना नंबर ऑफ लिथियम न्यूक्लियाई है आपके पास। अब एक लिथियम न्यूक्लियाई में इतना एनर्जी रिलीज हो रहा है, तो ये नंबर ऑफ लिथियम न्यूक्लियाई, ठीक है। और ये है एनर्जी रिलीज इन 1, एनर्जी रिलीज टू 1 लिथियम न्यूक्लियाई, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करना होगा, है ना। ओके, तो 8.3 इंटू 20 इंटू 6 डिवाइडेड बाय 7, तो ये 142.2 है ना। और 10 की पावर में 23 और ये 9 4 13, ठीक है। अब भी नहीं हो रहा, अब तो ज़्यादा हो गया जितना चाहिए। ओके, हाँ ठीक है 10 की पावर 6 वाला भी तो ऑप्शन है ना, हाँ ठीक है। चलो, तो ये कितना हो जाएगा, 1.42 इंटू 10 की पावर 6, 1.42 10 की पावर 6, 1.4 10 की पावर 6, तो बेस्ट ऑप्शन यही है ना। तो ये आ जाएगा ना, कैलकुलेशन चेक कर लेना, पहले मैं इस पे ध्यान नहीं दिया था इसलिए आंसर नहीं आ रहा था, फिर तो आ जाएगा, है ना। गिवन द मासेस ऑफ वेरियस एटॉमिक पार्टिकल्स, मास ऑफ प्रोटॉन दे दिया, न्यूट्रॉन दे दिया, इलेक्ट्रॉन दे दिया है, ये एंटी न्यूट्रिनो दे दिया है, डी मतलब ड्यूटेरॉन दे दिया है, ठीक है। विच आर द फॉलोइंग प्रोसेस अलाउड बाय मोमेंटम एंड एनर्जी कंजर्वेशन, ठीक है। आप सिंपली यहीं पे अभी थोड़ी देर पहले देखे थे ना, प्रोटॉन जो होगा वो न्यूट्रॉन में कन्वर्ट नहीं हो सकता आउटसाइड न्यूक्लियस, ठीक है। तो बस खाली ये दिया हुआ है, तो ये पॉसिबल नहीं है, ठीक है। आप हर एक रिएक्शन के लिए जहां वही रिएक्शन पॉसिबल होगा जहां पे मास ऑफ टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट्स इज लेस देन टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट्स, ठीक है। तो ये चीज यहाँ पे फुलफिल नहीं हो रहा है इसके लिए, बाकी सब जगह हो रहा होगा, आप चेक कर लेना, ठीक है ना। जैसे इसके लिए मैं दिखाता हूँ एक के लिए खाली, तो मास ऑफ न्यूट्रॉन दिया हुआ इतना, मास ऑफ प्रोटॉन दिया हुआ इतना, ठीक है। इन दोनों को सम करेंगे, ठीक है। तो मास ऑफ न्यूट्रॉन प्लस मास ऑफ प्रोटॉन, इन दोनों को सम करेंगे, है ना। तो आपको आ जाएगा मास ऑफ रिएक्टेंट, वो बड़ा होगा मास ऑफ प्रोडक्ट से। और प्रोडक्ट में क्या है, तो फोटोन है, फोटोन का तो मास नहीं होता, ड्यूटेरॉन का मास इतना दिया हुआ, ठीक है ना। तो दिस प्लस दिस आप चेक करोगे तो इससे ज़्यादा आएगा, देख लो ना, यहाँ 72 और 87, तो 159 और ये 141 है, तो ज़्यादा आएगा, ठीक है। तो ये पॉसिबल है वैसे करके, ये पॉसिबल है, सेकेंड वाला पॉसिबल नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे मास ऑफ प्रोटॉन लेस होता है मास ऑफ न्यूट्रॉन, ठीक है, प्लस मास ऑफ पॉजिट्रॉन से, है ना। एक्टिविटी ऑफ ए रेडियो एक्टिव सैंपल फॉल्स फ्रॉम 700 पर सेकेंड टू 500 पर सेकेंड इन 30 मिनट, तो हाफ लाइफ क्या होगा, ठीक है। तो फाइनल एक्टिविटी इज इक्वल टू इनिशियल एक्टिविटी इंटू ई की पावर माइनस लैम्डा टी, ठीक है। तो यहाँ से ई की पावर लैम्डा टी हो जाएगा 700/500 यानी 1.4, ठीक है। तो लैम्डा टी की वैल्यू ln 1.4, तो टाइम की वैल्यू तो आपको दे दिया है 30 मिनट, 30 में रहने दो क्योंकि आंसर मिनट में है ना। तो लैम्डा की वैल्यू इतना आ गया, ln 1.4 डिवाइडेड बाय 30, ठीक है। मिनट में ही है, ठीक है, पर मिनट बोलो जो भी है। आपसे हाफ लाइफ पूछा है, हाफ लाइफ होता है ln 2/λ, ठीक है। तो ln 2/λ कितना मिनट आएगा, ठीक है। ओके, तो इसको बिना कैलकुलेटर कर सकते हैं क्या, ln 1.4 को कैसे लिखोगे आप, तो गेस मारना पड़ेगा, और क्यों आंसर ही पास पास है, ये मुझे नहीं पता कैसे करेंगे बच्चे,
ln 1.4 कैसे निकालोगे बिना लॉग टेबल के? आप याद भी करते हो तो ln 2 ln 3 1.4 को कैसे करोगे? वो तोड़ भी नहीं सकते हम लोग किसी के फॉर्म में। तोड़ सकते क्या? नहीं भाई, मैं तो नहीं जानता। चलो प्रॉब्ली जो मैथ्स वही पढ़ रहे, मैं तो भूल चुका हूँ मैथ्स बहुत सारा। ln 2 डिवाइडेड बाय ln 1.4, ओके। तो 2.06 इंटू 30 तो 61.8 आ रहा है ये, 61.8 यानी 62, ठीक है। रेशियो ऑफ मास डेंसिटी, तो हमें पता है मास डेंसिटी तो इंडिपेंडेंट ऑफ मास नंबर होता है। क्यों? क्योंकि आपका रेडियस का फॉर्मूला ये होता है ना। अब डेंसिटी हो जाता है मास बाय वॉल्यूम। मास में होता है नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, मतलब नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स के प्रोपोर्शनल होगा, ठीक है ना, मास नंबर के प्रोपोर्शनल होगा ना। तो ये m तो प्रोपोर्शनल टू a है। वॉल्यूम 4/3 पाई r क्यूब। r क्यूब किसका क्यूब करेंगे तो कांस्टेंट का क्यूब है, और ये इसका क्यूब करेंगे तो ये a/1 आ रहा है, ठीक है ना। तो डेंसिटी प्रोपोर्शनल टू कांस्टेंट है, मतलब बेसिकली बोलने का मतलब है डेंसिटी इज कांस्टेंट, ठीक है। सबका डेंसिटी सेम ही रहता है ना। रेडियो एक्टिव मटेरियल्स ए एंड बी हैव डीके कांस्टेंट्स 10 लैम्डा एंड लैम्डा, ठीक है। इफ इनिशियली दे हैव द सेम नंबर ऑफ न्यूक्लियाई, then the ratio of the number of nuclei of A to B will be 1/E after how much time, ठीक है। तो number of nuclei of A divided by number of nuclei of B हमें चाहिए 1/E, ठीक है। अब number of nuclei of A at any time हो जाएगा initial number of A into A की पावर माइनस लैम्डा ऑफ A जो कि 10 लैम्डा है into टाइम, ठीक है। वैसे number of nuclei of B हो जाएगा initial number of nuclei of B into E की पावर लैम्डा ऑफ B which is लैम्डा into T, ठीक है। अब ये दोनों क्वेश्चन में बोला गया सेम नंबर है, इनिशियली दे हैव द सेम नंबर ऑफ न्यूक्लियर, ठीक है। तो ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, तो e की पावर -9 लैम्डा टी आया, ठीक है। अब इसकी वैल्यू आपको क्वेश्चन में बोल दिया गया 1/e है, 1/e मतलब e की पावर -1, ठीक है। तो 9 लैम्डा टी इक्वल टू 1, तो t की वैल्यू 1/9 लैम्डा। टू रेडियोएक्टिव सब्सटेंसेस A and B have decay constants 5 lambda and lambda at t equal to 0 sample has same number of 2 nuclei, ठीक है। The time taken for the ratio to become 1/e², तो पिछले क्वेश्चन जैसा ही है। तो A के लिए लिखेंगे तो n0 e की पावर माइनस लैम्डा टी, B के लिए लिखेंगे तो n0 सेम नंबर था लैम्डा टी, ठीक है ना। ये A के लिए, ये B के लिए, ठीक है। ये कैंसिल हो जाएगा, तो ये e की पावर -4 लैम्डा टी, और ये क्वेश्चन के हिसाब से e की पावर -2 के बराबर है, ठीक है। तो 4 लैम्डा टी 2 के बराबर हो गया, मतलब t की वैल्यू 1/2 लैम्डा, ठीक है। हाफ लाइफ ऑफ टू रेडियोएक्टिव न्यूक्लियाई A and B are 10 minutes and 20 minutes. If initially sample has equal number of nuclei, then after 60 minutes रेशियो ऑफ डिकेड नंबर ऑफ A to B, ठीक है। तो कितने डिके हुए ये पूछा गया। इससे पहले क्वेश्चंस में कितने बचे हुए थे उनका रेशियो दिया गया था, यहाँ पे कितने डिके हुए, ठीक है ना। तो नंबर ऑफ डिकेड जो होता है इनिशियल नंबर माइनस करेंट नंबर, ठीक है ना। इनिशियल नंबर माइनस प्रेजेंट नंबर, मतलब कितने लोग शुरू में थे माइनस कितने लोग अभी है, इनको सब्ट्रैक्ट करेंगे तभी ना कितने लोग मर चुके हैं या कितने न्यूक्लियर डिके हो चुके हैं, अगर इस चैप्टर की बात करें तब आएगा, ठीक है। तो डिके का फॉर्मूला ये होता है, ठीक है। क्योंकि कितने लोग डिके हुए हैं वो पूछा गया, कितने लोग एक्टिव है, कितने लोग बचे हुए हैं, कितने लोग जिंदा है वो नहीं पूछा है, ठीक है। ओके, अब ए का हाफ लाइफ 10 मिनट है, तो आपसे पूछा गया 60 मिनट के बाद, ठीक है ना। तो ए की बात करें इक्वल नंबर, ठीक है। तो ए की बात कर रहे हैं, तो ए का इनिशियल इतना है, तो 60 मिनट के बाद, अब 60 मिनट में ए का कितना हाफ लाइफ बीत जाएगा, 6 हाफ लाइफ। 10-10 मिनट कितनी बार बीत जाएगा 60 मिनट, 6 बार ना, तो 6 हाफ लाइफ। तो 6 हाफ लाइफ के बाद ये कितना बचेगा, इतना। अब यही चीज बी के लिए निकाले, तो बी का भी इनिशियल नंबर n0 है, और 60 मिनट के बाद देखा जाए तो बी का कितना हाफ लाइफ बीत चुका होगा, 3 हाफ लाइफ, है ना। बी का एक हाफ लाइफ 20 मिनट के बराबर है, तो 60 मिनट में 3 हाफ लाइफ ऑफ बी बीता होगा, ठीक है ना। 3 हाफ लाइफ में इतना हो जाएगा, ठीक है। तो बस, तो कितना डीके हो गया होगा, तो डीके ऑफ ए हो जाएगा n0 माइनस n0 टू पावर 6, और डीके ऑफ बी हो जाएगा n0 माइनस n0 टू की पावर 3, ठीक है। तो आपसे क्या पूछा गया, रेशियो पूछा है ना, रेशियो ऑफ ए टू बी। तो इन दोनों का रेशियो निकालो, तो रेशियो निकालेंगे तो मैं डिफरेंट कलर से यहाँ लिख देता हूँ,
तो 1 माइनस 1/2 की पावर 6 डिवाइडेड 1 माइनस 1/2 की पावर 3, ठीक है। तो 1 माइनस 1/64 63/64 और 1 माइनस 1/8 7/8 8/7, तो 9 और 8 9/8, ठीक है, ये दिख रहा है। हाँ इधर गया, हाँ। सैंपल ऑफ रेडियो एक्टिव मटेरियल ए हैज़ एक्टिविटी ऑफ 10 मिली क्यूरी, ठीक है, हैज़ ट्वाइस द नंबर ऑफ न्यूक्लियाई एज अनदर सैंपल ऑफ ए डिफरेंट रेडियो एक्टिव मटेरियल। तो दो रेडियो एक्टिव मटेरियल है, ए का एक्टिविटी डबल है बी से, ठीक है। तो करेक्ट चॉइसेस फॉर हाफ लाइफ इज, तो आपको बोल दिया गया एक्टिविटी ऑफ ए इज डबल ऑफ हैज़ ट्वाइस द नंबर ऑफ सॉरी नंबर ऑफ एक्टिव न्यूक्लियर डबल है, ठीक है। उसका एक्टिविटी 20 है, तो ए का एक्टिविटी 10 है, बी का 20 है, ओके। तो एक्टिविटी ऑफ ए हो जाएगा, चलो, लैम्डा ऑफ ए इंटू नंबर ऑफ एक्टिव न्यूक्लियर ए, और वैसे एक्टिविटी ऑफ बी, क्या बोल रहा हूँ, एक्टिविटी ऑफ बी हो जाएगा लैम्डा ऑफ बी इंटू नंबर ऑफ एक्टिव न्यूक्लियर ऑफ बी, ठीक है। अब इसमें डेटा पुट करें तो जो जो दिया हुआ है, एक्टिविटी ऑफ ए आपको दिया हुआ है 10 और एक्टिविटी ऑफ बी दिया हुआ है 20, तो ये 10/20, ठीक है, ओके। अब नंबर ऑफ न्यूक्लियाई आपको दे दिया है, ए का है ट्वाइस द नंबर ऑफ न्यूक्लियाई एज बी, तो नंबर ऑफ न्यूक्लियर ऑफ ए डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ न्यूक्लियर ऑफ बी 2 हो जाएगा, तो लैम्डा ए बाय लैम्डा बी का रेशियो मिल जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा 1/4। अगर लैम्डा का रेशियो ऐसा है तो टी हाफ ऑफ ए डिवाइडेड बाय टी हाफ ऑफ बी का रेशियो इसका उल्टा रहेगा, ठीक है ना। तो टी हाफ का रेशियो 4:1 का है, तो ए का हाफ लाइफ 4 गुना होना चाहिए बी से, तो सिर्फ थर्ड ऑप्शन में दिख रहा है, बाकी यहाँ तो आधा है, यहाँ नहीं खाली थर्ड है। याद रखना इस क्वेश्चन में हम लोग एग्जैक्ट हाफ लाइफ क्या पता नहीं कर सकते, खाली ऑप्शन एलिमिनेट कर सकते हैं, ठीक है। आप बोलोगे सर यही एक पॉसिबिलिटी है क्या, नहीं, अगर बी का हाफ लाइफ 100 साल है तो ए का हाफ लाइफ 400 साल होगा, वो भी एक आंसर हो सकता है, ठीक है। एट ए गिवन इंस्टेंट से t = 0 two radioactive substances A and B have equal activities. The ratio of their activity after time t itself decays with time as, ठीक है। तो एक्टिविटी का रेशियो जो है ना वो उसका एज अ फंक्शन ऑफ टाइम आपको दे दिया है, ठीक है ना, इफ हाफ लाइफ ऑफ ए, ठीक है, ओके। तो एक्टिविटी ऑफ बी डिवाइडेड बाय एक्टिविटी ऑफ ए, ठीक है, एक्टिविटी ऑफ बी डिवाइडेड बाय एक्टिविटी ऑफ ए, तो एक्टिविटी बी हो जाएगा इनिशियल एक्टिविटी ऑफ बी इंटू ई की पावर माइनस लैम्डा बी इंटू टी, वैसे एक्टिविटी ए हो जाएगा इनिशियल एक्टिविटी ऑफ ए इंटू, ठीक है। अब इनिशियल एक्टिविटी दोनों का सेम है, हैव इक्वल इनिशियल एक्टिविटीज, तो ये तो कैंसिल हो गया, तो ई की पावर लैम्डा ए माइनस लैम्डा बी इंटू टी। अब इसका वैल्यू क्वेश्चन में दे दिया है ई की पावर -3t, ठीक है। तो इसको आप देखोगे तो लैम्डा ए माइनस लैम्डा बी -3 के बराबर है, ठीक है। तो अगर हाफ लाइफ ए का ln2 है तो लैम्डा का आपको अगर रिलेशन पता है तो हाफ लाइफ के टर्म्स में लिख सकते हैं इसको, ln2/t हाफ ऑफ ए माइनस ln2/t हाफ ऑफ बी इक्वल टू -3, ठीक है। अब उसका जरूरत नहीं है ना। देखो लैम्डा ए को आप इसका लिख दो, लैम्डा बी को ऐसे लिख दो, बस अब ऊपर चल जाओ। अब ए का हाफ लाइफ कितना दिया हुआ है, लैम्डा ln2, ठीक है। तो ए का हाफ लाइफ ln2 दिया हुआ है, तो पुट करेंगे तो यहाँ 1 हो जाएगा, तो यहाँ से ये 4 हो जाएगा, तो ln2/tb इक्वल टू 4, तो tb की वैल्यू ln2/4, ठीक है, ln2/4 ऑप्शन 3 है ना, ये दिख रहा है, हाँ। यूजिंग न्यूक्लियर काउंटर द काउंट रेट ऑफ एमिटेड पार्टिकल्स फ्रॉम ए रेडियोएक्टिव सैंपल इज मेजर्ड, ठीक है। तो इसको कंफ्यूज होना नहीं है, बस आप एक्टिविटी मेजर कर रहे हो। अब t = 0 पे एक्टिविटी है 1600, t = 8 सेकेंड में 100 है, तो t = 6 पे कितना होगा, तो ये बहुत ही आसान है। अब 1600 से 100 जाने के लिए कितने फैक्टर से घटना पड़ेगा इसको, तो ये 16 टाइम्स घट गया है ना, यानी 1/2 की पावर 4 है ना। अब इतना टाइम्स घट गया है, मतलब कितना हाफ लाइफ बीत चुका होगा, ठीक है। ये 1/4 क्यों कर रहा हूं मैं, मतलब यहां से यहां जाने में कितने गुना घट गया, 16 गुना घट गया है ना, 16 गुना घट गया मतलब 2 की पावर 4 टाइम्स घट गया है, यानी 4t हाफ्स लगा होगा, ठीक है। अब 4t हाफ का वैल्यू कितना है 8 सेकेंड्स, क्योंकि 0 सेकेंड्स और 8 सेकेंड्स
के बीच में कितना टाइम बीत चुका है, 4t हाफ। तो 4t हाफ 8 सेकेंड्स के बराबर है, तो t हाफ आपका कितना हो गया, 2 सेकेंड के बराबर। तो हर 2 सेकेंड में यानी आधा होते जाएगा, ठीक है ना। तो 1600 से आधा हो गया 800 2 सेकेंड बाद, और 2 सेकेंड के बाद 400, और 2 सेकेंड के बाद 200, और 2 सेकेंड के बाद 100। तो हर में 2 सेकेंड लग रहा है। तो आपसे क्या पूछा गया था, 6 सेकंड के बाद, तो 2 + 2 + 2 6 सेकंड के बाद कितना हो जाएगा, 200। ठीक है, कैलकुलेट भी कर सकते थे। कंसीडर द न्यूक्लियर फिशन, ये वाला रिएक्शन दे दिया है। बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन ऑफ नियॉन दे दिया है, हीलियम दे दिया है, कार्बन दे दिया है। तो आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट। तो आप चारों ऑप्शन देखोगे तो या तो एनर्जी सप्लाइड है या तो रिलीज है ना। तो हमें पता है एनर्जी जो रिलीज होती है, एनर्जी रिलीज इन एनी फिशन या फ्यूजन रिएक्शन, वो क्या होता है, बाइंडिंग टोटल बाइंडिंग एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट्स। क्योंकि अगर एनर्जी रिलीज हो रही है एक्चुअली में, तो प्रोडक्ट ज़्यादा स्टेबल होंगे, ठीक है। तो उसका बाइंडिंग एनर्जी ज़्यादा रहेगा, मतलब एक्चुअली में बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन होता है, लेकिन ठीक है, याद रखने का तरीका मैं ऐसे याद रखता हूँ, रिएक्टेंट्स, ठीक है ना। तो टोटल बाइंडिंग एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट्स माइनस टोटल बाइंडिंग एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट्स कर दो तो एनर्जी रिलीज मिल जाएगी, ठीक है। तो टोटल, इसका मतलब मैं सोचना रिलीज वाला ऑप्शन ही सही होगा, है ना। अगर ये चीज़ नेगेटिव आ गया तो एक्चुअली में सप्लाइड हो जाएगा, ठीक है। अगर ये पॉजिटिव आया तभी ना रिलीज हो जाएगा, ठीक है। तो टोटल बाइंडिंग एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट में क्या है, 2 हीलियम है और 1 कार्बन है। तो ये निकालते हैं, ठीक है। ये निकालते हैं टोटल बाइंडिंग एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट। टोटल बाइंडिंग और प्रोडक्ट में क्या है, 2 हीलियम, ट्वाइस ऑफ बाइंडिंग एनर्जी ऑफ हीलियम, और पर न्यूक्लियन दिया हुआ, ठीक है। तो 2 इंटू, अब हीलियम में कितने न्यूक्लियन होते हैं, 4, इंटू बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन ऑफ हीलियम इज हाउ मच, हीलियम बीच वाला है ना, बीच वाला मतलब 7.07। समझ में आई बात। पर न्यूक्लियन दिया है तो नंबर ऑफ न्यूक्लियंस, इसमें नंबर ऑफ न्यूक्लियंस कितने होंगे, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, ठीक है। ओके, तो प्रोडक्ट में इसका तो हो गया 12, कार्बन के लिए 12 न्यूक्लियंस है, और कार्बन के लिए बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन कितना है, कार्बन मतलब लास्ट वाला 7.86, ठीक है। तो ये कैलकुलेट करते हैं, 8 इंटू 7.07 प्लस 12 इंटू 7.86, तो हो जाएगा 150.88, है ना। इतना MeV आया, ठीक है। अब एक काम करते, इसको भी निकाल लेते, टोटल बाइंडिंग एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट्स। रिएक्टेंट में क्या है, टोटल न्यूक्लियंस कितने, 20 है, 20 इंटू नियॉन का बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन, नियॉन का बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन है 8.03, तो 20 इंटू 8.03, तो 160.6, ठीक है। तो दिस माइनस दिस करेंगे तो आपके पास आ जाएगा, नेगेटिव में आएगा 9.72, ठीक है ना। तो इसकी वैल्यू यहाँ पे आ रही है -9.72 MeV, ठीक है। देख लो, ये आपका कम है, ये ज़्यादा है ना। तो प्रोडक्ट्स माइनस रिएक्टेंट्स करेंगे तो माइनस, तो एनर्जी रिलीज इज -9.72 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, मतलब एनर्जी एब्जॉर्ब्ड इज 9.72 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। एब्जॉर्ब मतलब सप्लाई, ठीक है। तो ऐसा तो कोई ऑप्शन है नहीं, तो एक्चुअल में होना चाहिए था एनर्जी रिलीज्ड, तो आप बोलोगे एनर्जी रिलीज्ड -9.72 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और इसी चीज को आप माइनस से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दो तो रिलीज्ड कन्वर्ट हो जाएगा उसके उल्टे में, जो कि होता है एब्जॉर्ब्ड या सप्लाइड। क्वेश्चन में सप्लाइड के फॉर्म में, तो मैं वैसे लिख रहा हूँ एनर्जी सप्लाइड हो जाएगा प्लस, ठीक है। तो प्रॉब्ली बोनस हुआ होगा ये, क्योंकि कोई आंसर मैच नहीं कर रहा, ठीक है। इसके तो नियर भी नहीं कर सकते क्योंकि दूर दूर है। मतलब इन रेडियोएक्टिविटी चेन द इनिशियल न्यूक्लियस इज दिस, डीके चेन मतलब बहुत सारे डीके लगातार होते गए, ठीक है, एक के बाद एक, ठीक है। तो थोरियम इनिशियल चेन स्टार्ट हो रहा है थोरियम से, 6 अल्फा और 4 बीटा, कुछ बोला नहीं जाए तो बीटा माइनस मान लेना ना, 4 बीटा पार्टिकल मतलब 4 बीटा माइनस, विच आर एमिटेड इफ इन द एंड, इफ द एंड न्यूक्लियस इज दिस, तो ए और जेड कितना होगा, ठीक है। तो थोरियम 232 है, 90 है, ये कन्वर्ट हो रहा है इसमें, प्लस 6 अल्फा, अल्फा मतलब इतना होता है, और 4 बीटा, है ना, ठीक है। एक बीटा मतलब एक इलेक्ट्रॉन रिलीज हुआ है, 4 बीटा मतलब
4 इलेक्ट्रॉन रिलीज में, ठीक है। बस अब मास नंबर और क्या बोलते हैं एटॉमिक नंबर कंजर्व कर लो, मतलब वही नीचे वाला चीज़ ऊपर वाला चीज़ कंजर्व करो, ठीक है। ऊपर में क्या है 232, लेफ्ट हैंड साइड में, राइट हैंड साइड में ए 6 इंटू 4 24, 4 इंटू 0 इज 0, ए की वैल्यू 208 आ गई। और नीचे वाला कंजर्व करे, अगर चार्ज कंजर्व कर रहे तो 6 इंटू 2 12 और 4 इंटू -1 -4 8, जेड की वैल्यू 82, ठीक है। तो 208 और 82, 208 और 82